थी रोबोट 2.0 मूवी के इतना हाई बजट। आसिक असीमोव जिनका जिक्र रोबोट मूवी में किया गया था, आखिर क्या है असीमोव के 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। तो दोस्तों नमस्कार, सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वर्गात स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई एक बेहतरीन मूवी फ्रेंचाइज जो कि साइंस फिक्शन जेनर के एक सुपर पेशकश है। तो दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोटिक मूवी एंथ्रन उर्फ रोबोट, जिसमें रजनी सर चिट्टी के रोल और डॉक्टर वसीकरण के रोल को निभाते हैं। आज हम बात करेंगे रोबोट मूवी की डिटेलिंग के बारे में जो कि दोनों रोबोट मूवीज में देखने को मिली है। दोस्तों यकीन मानिए सभी फैक्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा शानदार लगने वाले हैं। तो दोस्तों चिट्टी एक रोबोटिक कैरेक्टर है रोबोट मूवी का, और इस मूवी में आइजैक असीमोव नाम के इंसान को ट्रिब्यूट दी गई है जो कि असल में फादर ऑफ रोबोटिक्स है, जिन्होंने 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स का निर्माण किया है। दोस्तों बता दो कि दुनिया में जितने भी रोबोट तैयार किए जाते हैं वो सभी रोबोट्स को इन 3 रूल्स को फॉलो करना ही होगा एक आइडियल रोबोट कहलाने के लिए, और तीनों ही रूल्स का सेम कंसेप्ट है। आइए जाने कि वो क्या है 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। सबसे पहला लॉ है कि अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ ए ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। यानी कि दोस्तों कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। असीमोव का दूसरा लॉ ये कहता है कि रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय द ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। यानी कि दोस्तों एक रोबोट को हमेशा ह्यूमंस के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ऑर्डर्स असीमोव के पहले लॉ को नहीं तोड़ देते। तो दोस्तों बता दूं कि असीमोव का थर्ड लॉ ये कहता है अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट द फर्स्ट और द सेकंड लॉ। जिसका मतलब है कि एक रोबोट को हमेशा ही खुद की रक्षा करनी चाहिए, और वो भी इस तरह से कि वो अपनी रक्षा करते करते बाकी के 2 लॉज को कभी भी ब्रेक ना करे। चिट्टी को भी इन सभी रूल्स को फॉलो करने के लिए ही तैयार किया गया था। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि आपके इस मूवी के बारे में और इस कंसेप्ट के बारे में क्या विचार थे, हमें कमेंट सेक्शन का मैसेज बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों आग में ओवरहीट होने के बावजूद भी जब चिट्टी ने एक लड़की को उठाया तो उसको जरा भी चोट नहीं लगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा डायरेक्टेड मूवी एंथ्रन उर्फ रोबोट के बारे में। रोबोट एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी और चिट्टी रोबोट के ऊपर बहुत ही गहरी डिटेलिंग की गई थी डायरेक्टर एंड मूवी टीम की तरफ से। मूवी में चिट्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम किया गया है और डायरेक्टर ने पहले ही सभी फ्लॉज को रिमूव कर दिया था। मूवी में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिट्टी की मैसेज बॉक्स स्क्रीन। मूवी मेकर्स का कहना है कि चिट्टी के किसी भी एक्शन के ऊपर किसी तरह से सवाल उठाने से पहले मूवी को दोबारा देखकर जिस भी सीन पर डाउट है उसकी मैसेज बार को जरूर चेक करें, आपको आपका जवाब उसी सीन से मिल जाएगा। इस सब के बावजूद भी काफी लोगों का लॉजिकली ये सवाल था कि चिट्टी रोबोट टाइटेनियम से तैयार किया गया है और टाइटेनियम 1000 डिग्री तक की गर्मी भी सह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टाइटेनियम गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 600 डिग्री तक चला जाता है। तो रोबोट मूवी में जब चिट्टी बिल्डिंग से एक लड़की को बचाकर बाहर लाते हैं, वो भी उसको अपने हाथों में पकड़कर, तो चिट्टी के टेम्परेचर की वजह से तो उस लड़की को मर जाना चाहिए था। इस सवाल का बखूबी आंसर दिया गया था मेकर्स द्वारा कि जिस वक्त चिट्टी उस लड़की को उठाता है उस वक्त लॉजिकली लड़की की बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से जलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि जब चिट्टी उस बिल्डिंग में एंटर हुए थे उसी वक्त चिट्टी की स्क्रीन पर यह मैसेज साफ देखा जा सकता था कि कूलेंट वाल्व्स एक्टिवेटेड। यानी कि जैसे ही चिट्टी की बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर महसूस हुआ तो उसने खुद ही कूलेंट वाल्व्स यानी कि चिट्टी की बॉडी टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि चिट्टी ने जब उस लड़की को अपने हाथों से उठाया तब उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिट्टी की स्क्रीन पर ब्लड स्कैन करते वक्त मैसेज आया था एनालाइजिंग डीएनए।
सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो चिट्टी रोबोट पर तो उसके मैसेज बॉक्स को अच्छे से जरूर देखें। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। और बॉलीवुड की सबसे इस मूवी के रीमेक में नजर आए थे अक्षय। कितना समय लगता था अक्षय कुमार के मेकअप्स के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा तैयार की गई एक मास्टरपीस मूवी फ्रेंचाइजी जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की शान है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत की रोबोटिक मूवी रोबोट 2.0 मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्री का नायाब हीरा है, जिसे तराशा था डायरेक्टर शंकर ने, और उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह से 3D में तैयार किया था, यानी किसी ब्लफ के सहारा लेकर उसे 2D से 3D कन्वर्ट नहीं किया गया। मूवी के VFX और विजुअल इफेक्ट्स के अलावा मूवी के मेन विलन अक्षय कुमार के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया गया था। अक्षय कुमार रोबोट 2.0 मूवी के मेन विलन थे और फिल्म मेकर्स ने उनके लुक्स पर बहुत काम किया गया था। विलेन पक्षी राजा, जो कि पक्षियों के साथ हो रहा अत्याचार के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि नेटवर्क कंपनीज लगातार रेडिएशंस को इंक्रीज करती जा रही थी, जिसका सीधा इफेक्ट बर्ड्स के ऊपर होता था, जिसके पक्षी राजा सख्त खिलाफ थे। अक्षय कैरेक्टर को एक बर्ड लाइक क्रिएचर के रूप में दिखाने के लिए उनको लुक्स को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उन्हें परफेक्ट लुक देने के लिए मेकअप आर्टिस्ट की एक टीम हर रोज 3.5 घंटे अक्षय के मेकअप पर काम करती थी। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि पूरी फिल्म के दौरान उनके लिए ये सबसे मुश्किल प्रोसेस था कि हर रोज घंटों तक शांति से बैठकर 3 लोगों को खुद की बॉडी पर काम करते हुए देखना, ताकि प्रोस्थेटिक्स में कोई कमी ना रह जाए। रोबोट 2.0 मूवी में सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ मिलकर किसी मूवी में काम किया था। दोनों एक्टर्स ने इनडायरेक्टली सेम मूवी जरूर की थी, जैसे कि 2005 में रजनीकांत ने चंद्रमुखी मूवी में जिस किरदार को निभाया था, उसी किरदार को अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में तैयार की गई चंद्रमुखी मूवी की रीमेक भूल भुलैया मूवी में निभाया था। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। आज के स्क्रिप्ट के राइटर हैं अभिषेक मिकी। होने की कौन था मूवी मेकर्स की फर्स्ट चॉइस विलेन रोल के लिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में, जिसके अंडर अब तक 2 मूवीज तैयार की गई हैं, रोबोट मूवी और उसका सेकंड पार्ट रोबोट 2.0। रोबोट 2.0 एक बहुत ही शानदार क्रिएशन थी डायरेक्टर शंकर द्वारा। मूवी के पहले पार्ट में डॉक्टर वसीकरण का सबसे बड़ा चैलेंज उन्हीं के द्वारा बनाया गया उनका एडवांस्ड रोबोट चिट्टी था, लेकिन 2.0 मूवी को एक अलग विजन और पर्सपेक्टिव से तैयार किया गया। 2.0 के फिल्म मेकर्स ने पहले मूवी की ऑर्निथोलॉजिस्ट रोल, जो कि चिट्टी और वसीकरण दोनों का ही दुश्मन होने वाला था, इस रोल के लिए मेकर्स की सबसे पहली चॉइस थी हॉलीवुड स्टार अनलोड। मेकर्स ने ये रिवील किया था कि उन्होंने अनलोड को कास्ट करने का सोचा, इवन यहाँ तक कि अनलोड से उनकी बातें और डेट्स का डिस्कशन जारी था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सके, जिसकी वजह से हॉलीवुड और इंडिया का ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोजेक्ट ही रहा। मूवी के मेन विलन पक्षी राजा के किरदार को आमिर खान के लिए भी रेफर किया गया और उन्हें इस रोल का ऑफर भी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोल अक्षय कुमार की किस्मत में ही था और वो बन गए इस मूवी के मेन विलन, और उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया भी। रोबोट 2.0 मूवी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक मूवी है। रोबोट 2.0 का एक्चुअल बजट पूरा 570 करोड़ रुपए था, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है, जिसकी खास वजह थी मूवी में इस्तेमाल हुआ एक्सपेंसिव 3D एडिटिंग, क्योंकि मूवी की तरफ से सबसे बेहतरीन तरीके से फाइनेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए ऑडियंस को, वो भी बिग स्क्रीन पर, फिल्म मेकर्स थोड़ा भी नहीं कतराए और मूवी के बजट के 500 करोड़ क्रॉस होने के बावजूद मूवी को कंप्लीट तैयार किया।
उन्होंने हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं अपनी दी अपने पॉकेट्स खाली करने के लिए। मूवी का बजट भले ही 500 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा बेहतरीन रही, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शानदार रहा। रोबो 2.0 के हिस्से में 800 करोड़ रुपीस के कलेक्शन आई, जो कि काबिले तारीफ है। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना, और इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड। रोबोट्स ने तैयार होने में ज्यादा समय। आज हम बात करेंगे इंडिया के रोबोटिक्स जनरे की सबसे शानदार मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में। रोबोट फ्रेंचाइजी के अंदर अब तक टोटल 2 मूवीज बन गई हैं, रोबोट मूवी और उसका सीक्वल रोबोट 2.0, जो कि एक बड़ी बजट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। रोबोट मूवी एक 3D में शूट की गई मूवी है, जो कि पूरी तरह से 3D में तैयार की गई और एक भी सीन 2D में नहीं बनाया गया। एक 3D सीन को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत पड़ती है, और सीन को काफी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में तैयार की जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एडोब फोटोशॉप और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, और मूवी के लिए यूज किया जाता है एडोब प्रीमियर प्रो। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर भी VFX और विजुअल इफेक्ट्स तक ही सीमित है, और रोबोट जैसी 3D मूवी को तैयार करने के लिए सिर्फ VFX सॉफ्टवेयर से बात नहीं बनती। इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं 3D सॉफ्टवेयर, जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऑटोडेस्क, 3ds Max और ऑटोडेस्क माया, जिनमें 3D में कैरेक्टर, सीन्स, यहाँ तक कि पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकता है। मैक्स और माया में किरदार को तैयार करने के बाद उनको ब्लेंडर और स्केचअप जैसे सॉफ्टवेयर्स में और भी ज्यादा ग्रूव किया जाता है और उनकी डिटेलिंग पे काम किया जाता है। रोबोट 3.0 मूवी में भी 3D एडिटिंग के काफी इस्तेमाल होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा काम था मूवी के सबसे खास कैरेक्टर 3.0 मीनो माइक्रोबोट्स, जिन्हें 3D सॉफ्टवेयर्स में तैयार किया गया है। सबसे पहले रोबोट्स को मैक्स और माया सॉफ्टवेयर्स में तैयार किया जाता है और उसके बाद उनमें रिगिंग की और टेक्सचरिंग की जाती है, जिससे पूरे रोबोट तैयार करने के बाद उनकी एडिटिंग करने के बाद उनके सीन्स तैयार किए जाते हैं। उन सीन्स को एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने के बाद उनको फिनिशिंग दी जाती है और मूवीज के लिए परफेक्ट तरीके से तैयार किया जाता है। रोबोट 2.0 में हमने देखा कि 3.0 एक अकेला मीनो माइक्रोबोट नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी माइक्रोबोट्स की आर्मी थी, जिस वजह से मूवी के 3D सीन्स को बनाने में ज्यादा समय और ज्यादा बारीकी की जरूरत थी, जिस वजह से मूवी के ऊपर 15 VFX कंपनी से भी ज्यादा कंपनीज काम कर रही थी। आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2.0 क्रूशियल प्रोजेक्ट क्यों था? क्या अक्षय एक एंटागोनिस्ट के साथ साथ प्रोटोगोनिस्ट भी थे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा बनाई गई मूवी फ्रेंचाइजी रोबोट के बारे में, जिसकी एक्चुअल टाइटल अंतरियान। रोबोट 2.0 मूवी के काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी, और मूवी के बारे में काफी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। रोबोट 2.0 रजनीकांत के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल मूवी थी। उन्होंने बताया था कि एंथ्रन यानी कि रोबोट उनके करियर की एक बहुत ही खास मूवी थी, और वो उस मूवी के सीक्वल पे काम 2010 से ही करना चाहते थे। मगर इसके अलावा रोबोट 2.0 मूवी रजनीकांत के करियर और लाइफ के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मूवी थी, क्योंकि रोबोट 2.0 मूवी से पहले की कुछ मूवी रजनीकांत की अंडर परफॉर्म करी बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और उनका पॉलिटिकल और मूवी फ्यूचर टोटली डिपेंडेंट था रोबोट 2.0 की सक्सेस रेशियो के ऊपर। रोबोट 2.0 मूवी अपनी प्रीक्वल मूवी के लगभग 8 साल बाद आई थी, और रजनीकांत ने इस मूवी में भी डबल रोल किया था, और इसमें कोई शक नहीं कि रजनीकांत की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने अपने दोनों ही किरदारों को जस्टिस दिया और बखूबी निभाया भी। 8 साल के लंबे गैप के बावजूद रोबोट के कैरेक्टर में वही एनर्जी, वही डेप्थ देखने को मिली ऑडियंस को, जिसकी तारीफ के हकदार हैं रजनीकांत। रोबोट 2.0 मूवी की डबिंग के वक्त बाकी एक्टर्स की मल्टी लैंग्वेज डबिंग की गई, लेकिन अक्षय कुमार की हिंदी डबिंग नहीं की गई, बल्कि अक्षय ने खुद ही अपनी आवाज दी थी रोबोट 2.0 मूवी की हिंदी डब के लिए। यानी कि अक्षय ने इस मूवी की डबिंग के लिए तमिल और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बात की थी।
मूवी में जिस कैरेक्टर को मेन विलन माना गया यानी कि अक्षय कुमार को, जो कि पक्षी राजा के किरदार को निभाते हैं, असल में वो मूवी के एक्चुअल विलन नहीं है। असल में तो वो एक क्लोजेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट थे जो कि सख्त खिलाफ थे मोबाइल फोन कंपनीज के, जो कि लगातार रेडिएशंस को इंक्रीज करती रहती है और उन रेडिएशन से सीधा इफेक्ट पड़ता है बर्ड को। और पक्षी राजा को बर्ड से बहुत ही ज्यादा प्यार था और मोबाइल कंपनीज के हाई रेडिएशंस के वो सख्त खिलाफ थे। यानी असल में रोबोट 2.2 मूवी के विलन माना जा रहा पक्षी राजा की डेप्थ स्टोरी में वो अपने आप में एक हीरो थे। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाइए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने। ने रोबोट 2.0 मूवी को एक बहुत बड़े पैमाने पर तैयार करवाया था। मूवी 500 करोड़ का बजट में तैयार की गई थी, एक बेहद शानदार क्रिएशन रही थी। मूवी के में जो मेन विलन थे अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरी रोबोट 2.0 मूवी को असल में 3D में ही शूट किया गया था, ना कि मूवी को 2D में फॉर्मेट में बनाकर फिर 3D में कन्वर्ट किया गया। और ऐसा करने की असली वजह थी फिल्म के 3D इफेक्ट्स और बेहतरीन ढंग से दिखाना, क्योंकि रोबोट 3.0 मूवी का कोर फैक्टर था मूवी के 3D इफेक्ट्स। मूवी के रिएक्शन सीन्स पूरी तरह से एनिमेटेड थे, जो कि इस मूवी के कोर स्ट्रेंथ थी। मूवी मेकर्स और मूवी के एक्टर्स का कहना था कि ये मूवी का एक्सपीरियंस बाकी मूवी से बिल्कुल ही ज्यादा अलग है और कहीं ना कहीं रोबोट 2.0 मूवी हम लोगों के लिए एज अ व्यूअर भी बहुत ही ज्यादा नया एक्सपीरियंस था। मूवी के 3D इफेक्ट्स के अलावा मूवी का स्पेशल हार्ट था मूवी के विजुअल इफेक्ट्स यानी कि VFX। रोबोट 2.0 का पूरा तैयार करने में लग गए 900 विजुअल इफेक्ट शॉट्स का इस्तेमाल किया गया था। रोबोट 2.0 मूवी को पूरा तैयार करने में और उसके विजुअल इफेक्ट्स को सभी शॉट्स को तैयार करने के लिए मूवी के लिए लगभग 15 VFX कंपनीज ने मिलकर काम किया। एक VFX सीन को तैयार करने में काफी समय लगता है और जिस वजह से रोबोट 2.0 मूवी को बनाने के लिए इतना ज्यादा कंपनीज ने एक साथ काम किया तो वो इस मूवी के उस मुकाम पर पहुंचा सके जहां पर आज ये मूवी खड़ी है। और इसी वजह से रोबोट 2.0 मूवी सभी के नजरों में एक बेहतरीन मूवी साबित हुई। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कंसेप्ट रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तो खत्म करते हैं आज का ये सिलसिला कहने का फिल्म में रोबोट चिट्टी का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी और कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म आगे चलकर सुपर डुपर हिट हो गई। आपको बता दें कि इसके दूसरे सीक्वल रोबोट 2.0 ने 700 करोड़ ग्रॉस कमाई की थी, जो कॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। फिल्म 2.0 में रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन ने लीड में थी। रोबोट 2.0 को जो हमारे लाइका प्रोडक्शन के प्रोड्यूस किया था, जो लगभग 600 करोड़ रुपए के शानदार बजट पर बनाई गई थी। फिल्म में सुधांशु पांडे, आदिल हुसैन, कला भवन सोजन और रियाज खान सपोर्टिंग रोल में थी। रोबोट 2.0 के टेक्निकल क्रू जो हमें संगीतकार AR रहमान, सिनेमाटोग्राफर नीरव शाह और एडिटर एंथनी शामिल थे। रोबोट 2.0 का ट्रेलर लॉन्च के समय निर्देशक शंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा 3.0 का फ्यूचर भी आ सकता है। मेरे पास 2.0 के सीक्वल के लिए कुछ नए आइडियाज हैं। अगर मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख पाता हूं तो निश्चित रूप से 3.0 हो सकता है। आपको बता दें सुपरस्टार रजनीकांत ने सीक्वल में 2010 में आई फिल्म रोबोट के डॉक्टर वसीकरण और चिट्टी के रूप में अपने रोल को दोहराया था। बॉलीवुड के अक्षय कुमार ने एक पक्षी विज्ञान डॉक्टर पक्षी राज की भूमिका निभाते हुए इस फिल्म के जरिए कॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म में विलन बन गए नजर आए थे और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने एक फिल्म का ध्यान अपनी ओर ले लिया। फिल्म का लुक कुछ ऐसा ही था, जो भी का ध्यान अपनी ओर एक्ट्रेस कर रहा था और जो अट्रैक्ट हुआ, लेकिन पूरा लुक एक कौवे की तरह था जिसका बड़ी बड़ी बहुत सेवत बाल और लाल आंख और साथ ही उन्होंने कौवे के पंखों वाले शैतान जैकेट पहन रखी थी। इस लुक में अक्षय कुमार बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त लग रहे थे। एमी जैक्सन की इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए थे। एमी जैक्सन फिल्म में रोबोट के रोल में थी। आपको बता दें कि फिल्म के दूसरे हाफ में वसीकरण के आदेश पर बर्डमैन से लगने के लिए चिट्टी के 2.0 वर्जन को रीबूट करता है। आप इस फिल्म में चिट्टी का 3.0 वर्जन भी देख सकते हैं और ये छोटे थलाई व माइक्रो रोबोट्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे रजनीकांत को सभी स्वैगर और इस छोटी लाल रोबोट में पैक कर दिया है। 3.0 वर्जन रोबोट्स फिल्म के कबूतर की सवारी करता है और बैटमैन को इशारे से कहता है कि माइक्रो रोबोट्स पक्षियों को मारने जा रहे हैं।
शंकर ने फिल्म में यह दिखाकर 3.0 की शुरुआत की थी, जिसके बाद दर्शकों को लगा कि इसका एक और सीक्वल आ सकता है। रोबोट 2.0 फिल्म में 3.0 का सरप्राइज भी है और साथ ही फिल्म के सीक्वल की पूरी गुंजाइश भी छोड़ी गई। 2.0 फिल्म में सोशल मैसेज देते हुए अक्षय ने फोन के जो रेडिएशन से मरने वाले पक्षियों को बचाने के लिए एक डेविल का अवतार लेते हैं, पर बाद में रोबोट चिट्टी के हाथों मारे जाते हैं। पूरी फिल्म में उनका यह अनेका मैसेज सभी को बेहद पसंद आया, जिसके चलते ही यह फिल्म पिछले साल की फिल्म सुपरहिट हो गई। शंकर ने पूरी फिल्म में कहीं भी अपने पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। इसके बाद दर्शक तीसरे पार्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार करें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है? रोबोट 3.0 का सीक्वल अब रोबोट 3.0 आने वाला है और जल्द ही यह फिल्म सिनेमाघरों में लगती हुई नजर आएगी। फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया और इस बार की कहानी से पिछली बार चिट्टी के साथ दिखाई दे रही किटी रोबोट पर हुई फिल्म बनाई जा सकती है, जिसमें चिट्टी रोबोट को फीमेल गर्लफ्रेंड को आगे चलकर बुरी बन जाती है और पूरी दुनिया को अपने बस में करना चाहती है। फिर बाद में उसे रोकने और दुनिया को बचाने के लिए चिट्टी रोबोट को भेजा जाएगा, जो खुद ही उसके साथ मिल जाएगा। इस फिल्म देखने वाली बात यह होगी कि चिट्टी रोबोट अपने दोस्तों का साथ देता है या पूरी दुनिया को बचाता है। खैर, इसके बारे में तो इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, या हो सकता है कि फिल्म की कहानी आगे चलकर चेंज हो जाए। अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो निर्देशक शंकर इस फिल्म को रजनीकांत के बिना बनाने की सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म में रजनीकांत होंगे ये तो पक्का है, पर इस बार इस फिल्म में हीरोइन के रूप में कैटरीना कैफ का नाम सामने आया है। साथ ही टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ ने पिछले भी सुपर हीरो फिल्म इंडस्ट्री फ्लाइंग जट में काम किया था। हालांकि कैटरीना कैफ के लिए एक नई क्या शंकर को मिलता था शाहरुख सलमान से ज्यादा पैसा? अमिताभ बच्चन ने क्यों ठुकराया शंकर का प्रपोजल? चिट्टी की तरह काम करने वाला कौन है ये रोबोट? हेलो नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म रोबोट 3.0 की। रोबोट 3.0 के निर्देशक शंकर की भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। शंकर अपनी हर अगली फिल्म के साथ देश में सबसे मोटी कमाई करने वाले निर्देशक के तौर पर चर्चा में आते जाते हैं। आज से 10 साल पहले भी वे एक फिल्म डायरेक्ट करने के इतने करोड़ लेते थे जितने तब शाहरुख सलमान भी नहीं लेते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में टेक्नोलॉजी का निरंतर बढ़ता इस्तेमाल किया। उन्होंने गानों को ग्रैंड बनाने में कभी कमी नहीं आने दी। आपको बता दें, वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। रोबोट की कहानी उन्होंने शाहरुख को सुनाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। दोबारा उन्होंने रोबोट के सीक्वल 2.0 के लिए आमिर से बात की, वहां भी बात नहीं बनी। रोबोट में अमिताभ बच्चन को उन्होंने विलन का रोल पेश किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया क्योंकि उनकी पिछली ग्रे शेड्स वाली फिल्में नहीं चली थी। खैर, रोबोट और रोबोट 2.0 ने ताबड़तोड़ कमाई की और दर्शकों को भी खूब पसंद आई। रजनीकांत ने दोनों ही फिल्मों में अपने चिट्टी वाले अवतार से लोगों का दिल जीता। आपको बता दें, अब मूवी का वह चिट्टी असल जिंदगी में भी सामने आ चुका है, लेकिन ये वाला चिट्टी लड़का नहीं बल्कि खूबसूरत लड़की है और इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि इस एक देश की नागरिकता तक दे दी गई है। इस रोबोट का नाम है सोफिया। सोफिया इस दुनिया की पहली ऐसी रोबोट बन चुकी है जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई है। सोफिया को सऊदी अरब की सरकार ने सोफिया को देश का नागरिक करार दिया है, यानी कि एक रोबोट अब इंसान की बराबरी कर चुकी है। सोफिया को उसकी इंटेलिजेंस, स्किल्स और सोशल प्रेजेंस के चलते इतना काबिल माना गया है कि उसे इंसानों की तरह वहां के नागरिक घोषित कर दिया। सोफिया का निर्माण हैंसन रोबोटिक्स फर्म द्वारा किया गया है। फर्म के फाउंडर डेविड हैंसन की रोबोट सोफिया को एक खूबसूरत महिला की शक्ल दी गई। यह रोबोट न सिर्फ बेहद ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, बल्कि इसके हाव भाव, चेहरे के रिएक्शन, बात करने का तरीका इत्यादि इंसानों जैसा ही है। सोफिया किसी आम इंसान की तरह हंस सकती है, गुस्सा दिखाती है, उदास होती है तथा हैरान होकर भी दिखाती है। अनेकों सवाल के जवाब अपनी मेमोरी में सेव करने वाली सोफिया वैज्ञानिक व सामाजिक मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय देती है, बल्कि समस्याओं का हल भी बताती है। चिट्ठी के हूबहू करती है सोफिया फंक्शन। अब 3.0 में शंकर कौन सा VFX और नया तकनीक लाने वाले हैं? अब भी जब चिट्टी ने एक लड़की को उठाया तो उसको जरा भी चोट नहीं लगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर शंकर द्वारा डायरेक्टेड मूवी एंटरन उर्फ रोबोट के बारे में। रोबोट एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी और चिट्टी रोबोट के ऊपर बहुत ही गहरी डिटेलिंग की गई थी डायरेक्टर एंड मूवी टीम की तरफ से। मूवी में
में चिट्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से काम किया गया है और डायरेक्टर ने पहले ही सभी फ्लॉज को रिमूव कर दिया था। मूवी में जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिट्टी की मैसेज बॉक्स स्क्रीन। मूवी मेकर्स का कहना है कि चिट्टी के किसी भी एक्शन के ऊपर किसी तरह से सवाल उठाने से पहले मूवी को दोबारा देखकर जिस भी सीन पर डाउट है उसकी मैसेज बार को जरूर चेक करें। आपको आपका जवाब उसी सीन से मिल जाएगा। इस सब के बावजूद भी काफी लोगों का लॉजिकली ये सवाल था, चिट्टी रोबोट टाइटेनियम से तैयार किया गया है और टाइटेनियम 1000 डिग्री तक की गर्मी भी सह सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टाइटेनियम गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 600 डिग्री तक चला जाता है। तो रोबोट मूवी में जब चिट्टी बिल्डिंग से एक लड़की को बचाकर बाहर लाते हैं, वो भी उसको अपने हाथों में पकड़कर, तो चिट्टी के टेम्परेचर की वजह से तो उस लड़की को मर जाना चाहिए था। इस सवाल का बखूबी आंसर दिया गया था मेकर्स द्वारा कि जिस वक्त चिट्टी उस लड़की को उठाता है उस वक्त लॉजिकली लड़की की बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने से जलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि जब चिट्टी उस बिल्डिंग में एंटर हुए थे उसी वक्त चिट्टी की स्क्रीन पर ये मैसेज साफ देखा जा सकता था कि कूलेंट वाल्व्स एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही चिट्टी की बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर महसूस हुआ तो उसने खुद ही कूलेंट वाल्व्स यानी कि चिट्टी की बॉडी टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि चिट्टी ने जब उस लड़की को अपने हाथों से उठाया तब उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चिट्टी की स्क्रीन पर ब्लड स्कैन करते वक्त मैसेज आया था एनालाइजिंग डीएनए। सो नेक्स्ट टाइम अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो चिट्टी रोबोट, तो उसके मैसेज बॉक्स को अच्छे से जरूर देखें। आपके इस मूवी के बारे में और मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को। और बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जुड़ जाइए हमारे बॉलीवुड स्टार एक साथ काम करने वाले शंकर और रजनीकांत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म रोबोट 3.0 की। दोस्तों आपको बता दूं कि षणमुगम शंकर एक बहुत अच्छे निर्देशक और लेखक है जिन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता है। फिल्म में आने से पहले शंकर एक क्वालिटी कंट्रोलर सुपरवाइजर थे। एक इंटरव्यू में शंकर ने कहा कि जब वो अपना फोन उठाते हैं तो वो हमेशा खुद को शंकर द डायरेक्टर कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं। रजनीकांत और कमल हसन जैसे तमिल सिनेमा के दिग्गजों के साथ काम करने के बाद शंकर ने खुद को लेजेंड का दर्जा दिया है। चलिए आज बात करते हैं इनके 11 बेस्ट फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों पहली फिल्म है जेंटलमैन। शंकर के निर्देशन में बनी ये पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई थी और इसे पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। उस समय में हाई बजट में बनी फिल्म को इसके प्लॉट और थीम के लिए काफी सराहना मिली थी। फिल्म में AR रहमान ने म्यूजिक दिया था। अर्जुन सर्जा और मधु की मेन लीड में बनी इस फिल्म ने कई राज्य पुरस्कार और फिल्म फेयर मिले थे। अब बात करते हैं उनकी दूसरी हिट फिल्म कधालन के बारे में, जिसमें प्रभुदेवा और नगमा मेन रोल में थे, जिसे भी कई प्रशंसा मिली थी। अब दोस्तों बता दूं कि गानों में CGI के उपयोग के लिए फिल्म को सराहा गया था। भारतीय सिनेमा में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पहले शंकर ही थे और उनके साहसी कदम के लिए सराहा गया था उनको। फिल्म में संगीत AR रहमान ने ही दिया था। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। तीसरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अनियन भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी के सामने आने वाली समस्याओं के लिए एक नई धारणा लेकर आई है जो उसके चारों ओर घूमती है। फिल्म में विक्रम ने कानून के पालन करने वाले वकील के रूप में एक्ट किया जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। स्टार कास्ट में साधा, विवेक, प्रकाश राज, नेदुमुदी वेणु और नासिर शामिल थे। फिल्म में म्यूजिक हरीश जयराज ने दी थी। शंकर के इस फिल्म को एक शानदार प्रतिक्रिया मिली। अब शंकर इसका हिंदी वर्जन लेकर आ रहे हैं जिसमें रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। चौथी फिल्म अपने बड़े बजट के लिए जानी जाती है। शंकर की फिल्म एथिरन यानी कि रोबोट, जिसे बनाने में लगभग 10 साल लगे थे। एथिरन में शंकर ने शानदार एनिमेशन और VFX का इस्तेमाल किया। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन मेन लीड में थे। शंकर की एथिरन फिल्म रिलीज के समय सबसे महंगी फिल्म थी और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। खासकर रजनीकांत के परफॉर्मेंस और ब्रिलियंट स्पेशल इफेक्ट के चलते इस फिल्म ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। 5वीं फिल्म एथिरन की सीक्वल है जो कि है रोबोट 2.0, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। दोस्तों VFX की बात तो पूछिए ही मत, बहुत ही शानदार VFX का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में रजनीकांत और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार थे। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। अगली फिल्म है शिवाजी द बॉस। ये एक साथ काम करने वाले शंकर और रजनीकांत की पहली फिल्म थी जिसने फिर से भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला, जिसके चलते ईमानदार व्यक्ति को मुश्किल होती है। दोस्तों बता दो कि फिल्म में श्रेया शरण और विवेक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर और विजय पुरस्कार भी मिले थे। 7वीं फिल्म मुधलवन है जिसमें अर्जुन सर्जा, मनीषा कोइराला और
रघुवरन लीड रोल में थे। बाद में इस फिल्म को हिंदी में बनाया गया था जिसका नाम था नायक, जिसमें अनिल कपूर और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और 200 दिनों तक सिनेमाघरों में चली और कई राज्य पुरस्कार जीते। अब बात करते हैं फिल्म आई की। ये फिल्म विक्रम और एमी जैक्सन स्टारर है। दोस्तों बता दूं कि इंडस्ट्री में शंकर जैसे फिल्मकार होने पर कुछ भी कम होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिल्म की प्लॉट अच्छी तरह से लिखी गई थी और यहाँ तक की मिली जुली रिस्पॉन्स के बाद आई बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। दोस्तों शंकर और विक्रम की साझेदारी ने हमेशा प्रशंसकों को स्क्रीन पर जादू दिखाया है। तो दोस्तों अगली फिल्म इंडियन है। इसमें भी फिल्म निर्माता भ्रष्टाचार नामक समस्या पर प्रकाश डालते हैं। फिल्म इंडियन में कमल हसन ने डबल रोल निभाया है और इस फिल्म में मनीषा कोइराला, उर्मिला मातोंडकर, सुकन्या और गुंदामणि भी नजर आए हैं। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई थी और इसके प्लॉट के लिए इसे काफी सराहना मिली थी। फिल्म एक 70 साल के बूढ़े के इर्द गिर्द घूमती है। 70 वर्षीय कमल हसन देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से नाराज है और सभी भ्रष्ट अधिकारियों को मारना और राष्ट्र में स्वस्थता लाना उनका मकसद है। अगली फिल्म है बाल। शंकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सिद्धार्थ, जनेलिया डिसूजा, भरत नकुल और साई श्रीनिवास थमन थे। फिल्म का प्लॉट यूथ के ऊपर था जिसमें वो अपने करियर प्लान से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी फिल्म के इर्द गिर्द घूमता है और फिल्म में एजुकेशन और करियर पर फोकस करने के बारे में बताया गया है, जिसे अक्सर रोमांस के चक्कर में यूथ भूल जाता है। ट्रैक को स्टार AR रहमान ने डायरेक्ट किया था। आखिरी फिल्म नॉन वन ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स का साउथ वर्जन था। नन वन भी बॉक्स ऑफिस पर दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्म में विजय जी, श्रीकांत, इलियाना डिक्रूज, सत्यन और सत्यराज ने निभाया था। फिल्म का म्यूजिक स्कोर हारिस जयराज ने बनाया था। फिल्म को इसके प्लॉट के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली थी। दोस्तों बता दूं कि शंकर की अब आने वाली फिल्म 3.0 का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद के कास्ट के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन रॉकी स्टार और अक्षय कुमार एक दूसरे को 2.0 से पहले कैसे जानते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों जल्द ही कहा जा रहा है कि रोबोट 2.0 के बाद 3.0 में काम किया जाएगा। आपको बता दें रोबोट 2.0 में रॉकी स्टार ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। अब वो शंकर के अगली सीक्वल में भी यही काम कर रहे हैं। 2.0 के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रॉकी स्टार का कहना है कि वो नई साइंस फिक्शन फिल्म में भी काम करेंगे। उन्होंने बताया कि जब वो 2.0 में काम कर रहे थे और जब वो डायरेक्टर से मिले तो उन्हें नहीं पता था कि ये सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। रॉकी स्टार ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने बड़े पात्र होंगे। उन्होंने बस मुझे बताया कि एक फिल्म है जैसे मैं कर रहा हूँ, क्या आप इसे करना चाहेंगे। और जब शंकर सर आपसे पूछेंगे कि आप इसे करना चाहेंगे तो कौन मना करेगा, क्योंकि वो इतने महान निर्देशक है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि रजनीकांत सर फिल्म में हैं, इसीलिए मैंने एक लेजेंड के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहा। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर उन्होंने बताया कि जब वो सेट पर रजनी सर के साथ काम कर रहे थे तो वो बहुत अद्भुत था, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। अक्षय और रॉकी स्टार ने 9 साल तक काम भी किया है। अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट अक्षय के साथ लंबे समय तक था, जो कि मोहरा था। आपको बता दें रॉकी स्टार पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने लगभग 350 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म क्रिश में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है। बॉलीवुड में उनकी क्लाइंट लिस्ट में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारे शामिल हैं। रॉकी ने न केवल फिल्मों के लिए कपड़े डिज़ाइन किए बल्कि इंडस्ट्री के अन्य क्षेत्रों में भी काम किया है। उन्होंने ब्राइडल काउचर करना शुरू किया और फिर क्लब वेयर और एसेसरीज, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया। अब उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पर फैशन और होम डेकोर लाने के उद्देश्य से बेंट चेयर के साथ कोलैबोरेशन किया है। उन्होंने बताया कि फैशन कुछ ऐसा नहीं है जो कपड़े तक सीमित है या जिस तरह से दिखता है। फैशन अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं। ये एक लाइफस्टाइल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो फैशन के अनुभव को ऊंचा कर दे। आपको बता दें कि उन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के लिए अगर किसी बड़े कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात होती है तो उनका नाम ज़रूर शामिल होता है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से रोबोट 3.0 में भी वही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने वाले हैं। आपको कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। कौन सी 13 फिल्में हैं जो हिट ही हुई लगातार? कौन है वो डायरेक्टर जिसने दी सिर्फ बॉलीवुड हिट? नन वन कौन सी हिंदी फिल्म का थी तमिल रीमेक?
आज हम बात कर रहे हैं रोबोट नायक हिंदुस्तानी जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले शंकर की। एक बार शुरुआत करने के बाद शंकर लोकप्रियता और कमर्शियल रूप से ऊंचे उठते गए हैं। उनका साउथ में वैसा ही कल्ट है जैसा रजनीकांत का है। करीब 23 साल हो रहे हैं उन्हें काम करते हुए और इन वर्षों में 13 फिल्में का निर्देशन उन्होंने किया है। 9 फिल्मों का निर्माण किया है। उनकी 13 में से 10 फिल्में हमने भी देखी हैं और उस समय होने वाले एक एक बच्चे को याद होगी। उनकी हर कहानी छोटे से आइडिया से आगे बढ़ती है और बहुत सारे अन्य गुणों से एक अच्छी कहानी का रूप पा लेती है। इनकी 10 फिल्मों में जो हिंदी में आई उनकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए उनकी हिंदी में आई 10 फिल्मों पर नजर डालते हैं। पहली द जेंटलमैन 1993 की है, जिसमें हीरो अर्जुन धनवानों को यहाँ चोरी करता है ताकि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके। हमसे है मुकाबला 1994 की प्रभु नाम के युवक के बारे में है, जिसमें राज्यपाल की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो साधारण परिवार से है। उसे अपना प्यार भी जीतना है और राज्य में होने वाली बड़ी आतंकी वारदात को भी रोकना है। हिंदुस्तानी 1996 एक 70 साल के बुजुर्ग सेनापति की कहानी है। वह घोर ईमानदार है और अपने राज्य में रिश्वतखोरों को एक एक करके मारना शुरू करता है। लाइव टीवी में भी वह आजाद हिंद फौज में रहा है और देश की आजादी के लिए लड़ा है। उसकी बेटी अस्पताल में सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। अब उसका बेटा भी थोड़ी बहुत रिश्वत लेने लगा है, तो वो अब उसे भी मारेगा। जीन्स 1998 में अमेरिका में बसा एक तमिल रेस्टोरेंट व्यापारी है, जिसके 2 जुड़वा बेटे हैं और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक ही लड़की मधुमिता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बाद में एक भाई रास्ते से हट जाता है तो पिता शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि पिता भी 2 जुड़वा भाई थे और शादी के बाद उनका भी घर बिखरा था। नायक 2001 में आई एक ईमानदार पत्रकार शिवाजी राव की कहानी, जो राज्य के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेता है और एक एक सवाल में उसके घोटाले उजागर कर देता है। फंसा मुख्यमंत्री उसे चैलेंज करता है कि कहना बड़ा आसान है, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर देखे, फिर पता चलेगा। और शिवाजी इस शर्त को मानकर एक दिन का सीएम बनता है। ये तो हम सबने देखी है, जो अनिल कपूर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इसके बाद अपरिचित 2006 अम्बी की कहानी है, जो उपभोक्ता हितों का वकील है, बेहद आदर्शवादी है, चाहता है कि सब कानून का पालन करें, लेकिन अपने आसपास भ्रष्टाचार को देखकर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। वह भ्रष्टाचारियों की सूची बनाता है और हिंदू धर्म की पुस्तक गरुड़ पुराण के हिसाब से उन्हें अलग अलग तरीकों से मारना शुरू कर देता है। 7वीं हिंदी फिल्म है शिवाजी। इसी नाम वाले नायक की कहानी है, जो अमेरिका से अपने राज्य लौटा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ाई व इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहता है, लेकिन एक भ्रष्ट राजनेता उसे ऐसा करने नहीं दे रहा और अब शिवाजी उसे अपने तरीके से सुलझाता है। अब बारी है रोबोट 2010 की, जो एक वैज्ञानिक अपनी ही शक्ल वाला एंड्रॉइड रोबोट बनाता है, लेकिन वो रोबोट इंसानों की तरह इमोशन और समझने की शक्ति विकसित कर लेता है और इस वैज्ञानिक की प्रेमिका के प्रेम में पड़ जाता है। बाद में वो ही इंसानों के विनाश पर उतर आता है। फिर आई फिल्म आई 2015 में एक बॉडी बिल्डर लिंगसन की कहानी, जो एक टॉप मॉडल बनता है, लेकिन फिर उसका शरीर विकृत होने लगता है और वो कुबड़ा हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका और लोगों से दूर एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है, लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि उसके दुश्मनों ने धोखे से उसे इंजेक्शन लगाकर इस तरह से कर दिया है, तो वो एक एक करके सबको सजा देना शुरू कर देता है। 10वीं फिल्म रोबोट 2.0 है। 2018 में बनी ये फिल्म रोबोट की आगे की कहानी है। इसमें वैज्ञानिक और उसका रोबो है और इस बार उनका सामना दोस्त डॉक्टर रिचर्ड से होता है। शंकर के निर्देशन में सिर्फ बॉयज ही ऐसी तमिल फिल्म रही है जो हिंदी में नहीं लगी। एक अन्य फिल्म नन 1 थी, जो 3 इडियट्स की तमिल रीमेक थी। और अब शंकर के निर्देशन में ही रोबोट 3.0 आने वाली है, जिसमें पहले से ज्यादा तकनीकों का प्रयोग होने वाला है। अब की बार रोबोट पहले की सभी रोबोट से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अब वो इंसानों को मारता है या फिर जानवर को इंसान बनाता है, ये तो रोबोट 3.0 को देखने से ही पता चलेगा। अगर रिकॉर्ड देखें तो शंकर की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। किसी ने भी प्रोड्यूसर निर्माताओं को घाटा नहीं दिया है। शंकर अपनी हर अगली फिल्म के साथ देश के बॉलीवुड समेत सबसे मोटी कमाई करने वाले निर्देशक के तौर पर चर्चा में आते जाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं रोबोट 3.0 भी इसी सूची में शामिल होगी। तो आपको क्या लगता है, कैसी होगी रोबोट 3 की कहानी? क्या ये पहले के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल बॉलीग्रेड
क्या होते हैं शंकर की फिल्मों के एक्स फैक्टर? शंकर हमेशा उस टाइम में चल रहे एक्टर्स को ही क्यों लेते हैं अपनी फिल्मों में? शंकर ने ऐसा क्या किया था जो हुआ था भारतीय इतिहास में पहली बार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम फिर रोबोट फ्रेंचाइजी के मशहूर डायरेक्टर शंकर की बात करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में इनकी फिल्मों की बात की थी, जिनमें 13 फिल्में शामिल थी और देखा जाए तो उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। किसी ने प्रोड्यूसर्स और निर्माताओं को घाटा नहीं दिया है। शंकर अपनी हर अगली फिल्म के साथ देश के बॉलीवुड समेत सबसे मोटी कमाई करने वाले निर्देशक के तौर में चर्चा में आ जाते हैं। आज से 10 बरस पहले शंकर एक फिल्म डायरेक्ट करने के इतने करोड़ लेते थे जितने तब शाहरुख सलमान भी नहीं लेते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में टेक्नोलॉजी का लगातार अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने गानों को अच्छा दिखाने में कभी भी कमी नहीं आने दी। बैकग्राउंड डांसर सदा बढ़ते रहते। इंग्लिश भाषा, अमेरिका में पढ़ा नायक, अमेरिका में बसा नायक, अमेरिका से पढ़कर गांव की सेवा करने लौटा नायक, विदेशी चेहरों की गानों में मौजूदगी, इनका चाव इनसे छूटा नहीं है। दरअसल ये एक ट्रिक है कि कम जागरूक और अमीरी की पतली रेखा में बहुत दूर खड़े दर्शकों के मन में गोरी चमड़ी या गोरे रंग की बड़ी लालसा है। विदेश, संपन्नता और स्थानीय समाज में सम्मान का भी विषय ठहरा। शंकर इसे अपनी फिल्मों में दिखाने में कभी नहीं चूके। यही वजह है कि अपनी फिल्म आई में ऑडियो लॉन्च पर सितंबर 2014 में उन्होंने आर्नोल्ड श्रोडिंगर को बुलाया था। ये हॉलीवुड एक्टर कभी भी किसी और भारतीय फिल्म की लॉन्च में नहीं दिखा। जाहिर है इससे शंकर और उस फिल्म का कद तमिलनाडु और साउथ के अन्य उद्योगों में बहुत बढ़ गया। आर्नोल्ड ने आई के प्रचार के लिए इंटरव्यू भी दिए। जाहिर सी बात है उन्होंने इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी लिए थे। शंकर की फिल्मों में एक और खास फैक्टर होता है सुपरस्टार और खूबसूरत अभिनेत्रियों का। ऐसे चेहरे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के बीच मांग हो, क्योंकि उनकी लोकप्रियता के मामले में फिल्मों की कमाई भी काफी फायदा करती हैं। कमल हसन, प्रभुदेवा, अर्जुन सर्जा, मधु, नगमा, मनीषा कोइराला, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, रजनीकांत, विक्रम, अक्षय कुमार उनकी फिल्मों में रहे हैं। अब आने वाली फिल्म रोबोट 3.0 में भी शंकर ऐसे ही चेहरों को ढूंढ रहे हैं जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो। अब इन नामों में टाइगर, आमिर, अक्षय, नोरा शामिल है। आमिर और टाइगर से रोबोट के रोल की बात हो रही है, जबकि नोरा को फीमेल अट्रैक्शन के लिए मूवी में लिए जाने की बात हो रही है। साथ ही विलन के किरदार में एक बार फिर अक्षय के लिए सोचा जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन होगा इनमें से फाइनल? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर फिर देखने को मिलेगा रजनीकांत का रोबोटिक स्वैग। क्या इस बार भी खिलाड़ी कुमार से होगा चिट्टी का सामना या किसी नए विलन को हराने का जिम्मा उठाएंगे थलाइवा? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। साल 2010 में जब साउथ के फेमस डायरेक्टर शंकर अपनी साइंस फिक्शन फिल्म एथरीन उफ रोबोट लेकर आए थे, तो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी फिल्म इतनी हिट हो जाएगी कि इसे इंडियन इंडस्ट्री की सबसे सफल स्काई-फाई फिल्म का टैग मिल जाएगा। इसके बाद साल 2018 में शंकर रोबोट का सीक्वल रोबोट 2.0 लेकर आए, जिसमें रजनीकांत के साथ एमी जैक्सन और विलन के रूप में अक्षय कुमार दिखाई दिए, जिनके खतरनाक लुक्स ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और फिर एक बार बॉक्स ऑफिस पर रोबोट का डंका बज गया। इस फिल्म के बाद से ही दर्शक अब इसके तीसरे पार्ट यानी रोबोट 3.0 की मांग करने लगे। तो क्या वाकई रोबोट 3.0 बनेगी? क्या इस बार भी फिल्म में तलाइवा का जलवा देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर चिट्टी ऐश्वर्या राय बच्चन की कजरारी आंखों में खो जाएगा? जी हाँ, खबरें आ रही है कि फिल्म की बढ़ती मांग के बाद फिल्म के निर्देशक शंकर जल्द ही इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी रोबोट 3.0 लेकर आने वाले हैं। पिछली फिल्म्स की तरह ही ये भी एक स्काई-फाई फिल्म ही होगी और रोबोट 2.0 की तरह हो सकता है कि इस बार भी फिल्म में इन्वायरमेंट से रिलेटेड अंडरलाइंग मैसेज देखने को मिले। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो डायरेक्टर शंकर इस फिल्म को रजनीकांत के बिना बनाने का सोच भी नहीं सकते। इस फिल्म में रजनीकांत होंगे ये तो पक्का है, पर इस बार फिल्म की हीरोइन के रूप में कैटरीना कैफ का नाम सामने निकल कर आ रहा है और शायद फिल्म में वो भी एक रोबोट का ही रोल करे, जबकि अक्षय की जगह इस बार शायद बॉलीवुड के बागी एक्टर टाइगर श्रॉफ देखने को मिले। हालांकि अभी पूरी तरह से ना तो फिल्म की स्टोरी को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आई है और ना ही फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर।
पर एक बात तो कंफर्म है कि आने वाली ये फिल्म काफी दमदार होने वाली है, जिसका इंतजार आगे चलकर हम सभी को रहेगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म बड़े पर्दे पर चिट्टी जैसे कमाल कर पाएगी या फिर काफी समय से फ्लॉप हो रहे सीक्वल की लिस्ट का हिस्सा बन जाएगी। आखिर कब हुआ था रोबोट का आविष्कार, क्या होती है रोबोटिक्स और रोबोट 3.0 में क्या दिखाया जाएगा मानव रोबोट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रोबोट पे बनने वाली फिल्में कैसे बनी और कहां से आया ये शब्द रोबोट, तो आज हम जानने वाले हैं रोबोट के बारे में। आपको बता दें कि रोबोट एक खोज है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना ये यंत्र मानव की उपयोगिता, मनुष्य की पहुंच से बाहर, कठिनाई वाले, खतरनाक एवं घातक क्षेत्रों में अतुलनीय है। आज रोबोट का उपयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा रहा है। इन्हीं कई तरह के कार्यों में इसकी प्रभावीपन को देखते हुए आविष्कृत रोबोट निर्माण की नवीनतम तकनीक को रोबोटिक्स नाम दिया गया है। आज विश्व के अनेक विकसित व विकासशाली देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, जापान और कोरिया आदि रोबोटिक्स पर काफी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। ये आविष्कृत रोबोटिक्स कई कार्यों को सफलतापूर्वक तरीके से कर सकते हैं, जैसे घरेलू कार्य, सुरक्षा कार्य, खेल सिखाना व साथ बैठ के खेलना, ट्रकों में सामान चढ़ाना उतारना, ग्राहकों की सेवा उपलब्ध कराने वाले कार्य, अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में कार्य, मशीनी उत्पादों के निर्माण कार्य, मशीनों में पुर्जे लगाने व निकालने का कार्य और भी कई सारे ऐसे तकनीकी कार्य करने में ये काफी सफल है। विश्व का पहला रोबोट ईयर 1923 में अमेरिका की स्पेरी जायरोस्कोप कंपनी द्वारा निर्मित किया गया। उस रोबोट का नाम जॉर्ज था। जब ईयर 1939 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड फेयर का आयोजन हुआ तो काफी अच्छे तरीके से रोबोट इलेक्ट्रो का प्रदर्शन भी लगाया गया था। ये रोबोट मोटरों की सहायता से चल भी सकता था। उसके बाद अमेरिका की एक कंपनी ने ईयर 1962 में एक औद्योगिक रोबोट का निर्माण किया। ईयर 1980 तक ऐसे रोबोटों का निर्माण हो चुका था जो कारखानों में मनुष्य की भांति वेल्डिंग करने, नट बोल्ट खोलने तथा किसने आदि जैसे कार्य करने लगे। आधुनिक विज्ञान तकनीक द्वारा अब माइक्रो प्रोसेस तकनीक का प्रयोग करके हूबहू मनुष्य जैसे स्वरूप वाले रोबोट का आविष्कार किया जा चुका है। आपको बता दें कि ये रोबोट मनुष्य की भांति ही कार्य करते हैं। इसके शरीर में मांस व हड्डियों के स्थान पर लोहा एवं प्लास्टिक का प्रयोग किया गया। रोबोट माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से बोलते, कैमरा की मदद से देखते तथा यंत्रों के सहयोग से स्पर्श करता है। रोबोट को संचालित करने वाले कंप्यूटर रोबोट के भीतर या बाहर रखे जा सकते हैं। आज वैज्ञानिक ऐसा रोबोट इजाद करने में लगे हैं जिसमें नकली बुद्धि का विकास किया जा सके। ऐसा रोबोट बिना थके अनिश्चित समय तक एक ही कार्य करता रह सकता है। और तो और आपको बता दें कि ज्यादा काम करने से भी इसकी कार्य क्षमता बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। रोबोट को माइक्रो कंप्यूटर में कार्य करने का क्रम एवं उसकी गतिविधियों का प्रोग्राम रहता है। उन्हीं प्रोग्राम के अनुसार रोबोट काम करते हैं। अमेरिका द्वारा विकसित एक्सप्लोरर, पाथफाइंडर, सिप्रीट एवं रोवर जैसे रोबोट को मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए प्रयोग करने के लिए भेजा गया है। इसके और भी कई सारे फायदे और नुकसान भी है, लेकिन आज की हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पसंद करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर सचमुच में पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जी। 2.0 में अक्षय को इतना भयंकर विलेन बनाने की क्या जरूरत महसूस की गई और हिट फिल्में बनाने का क्या फंडा है शंकर का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो ख्वाहिशों के साथ। ख्वाहिशों की फितरत ही है अधूरी रहना। ख्वाहिशों का क्या है, ये तो किसी भी इंसान की पूरी ही नहीं होती। कहते हैं गरीब अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते, पर सच तो ये है कि ऐसी ही कुछ ख्वाहिशें उन अमीरों की भी होती हैं जो अधूरी रह जाती है। ऐसी ही कुछ ख्वाहिश थी रोबोट फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर शंकर की।
वो रोबोट फिल्म में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने रोबोट की कहानी शाहरुख को सुनाई तो बात नहीं बनी। जैसे कि रोबोट की सीक्वल 2.0 के लिए आमिर से बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि शाहरुख, आमिर और शंकर अपने आप में सफलता के सूचक है। आपको बता दें कि रोबोट में अमिताभ बच्चन को उन्होंने विलेन का रोल पेश किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उससे पहले उनकी ग्रे शेड वाली फिल्म नहीं चली थी। तब 2.0 में शंकर ने अक्षय कुमार को खतरनाक और बेहद बुरा लगने वाला विलेन बना दिया है। अक्षय की ये पहली तमिल फिल्म थी और इस फिल्म से उन्हें खास ही ख्याति मिली थी। फिल्म बनाने के दौरान शंकर का फंडा स्पष्ट है कि वो खुद को दर्शक और रचयिता दोनों इंसानों में बांट लेते हैं, जो कि ज्यादातर सफल कमर्शियल फिल्म टेक्नीशियन करते हैं। जब उनके अंदर का दर्शक फिल्म के दृश्य या रचनात्मक निर्णय से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट होता है, तभी उनके अंदर का फिल्म टेक्नीशियन उसे ओके करता है। महिला पर आधारित कहानी की स्क्रिप्ट लेकर निर्माताओं के पास घूमने वाला शंकर अब पूरी तरह से अतीत में विलीन हो चुका है। अब उसके पास भी ऐसी स्क्रिप्ट लेकर कोई युवा आता है तो यदि फिल्म प्रोजेक्ट में पैसा वसूल ना हो रहा हो तो वो भी मना कर देते हैं। वो भी कितने ही शंकरों को अपने द्वार से लौटा रहे होते हैं और उनके सामने एक ही विकल्प छोड़ रहे होते हैं कि वो सब दूसरे दरवाजे से वापस यहीं आए और तकनीकों या विलेन वाली फिल्मों पर काम करें। ऐसी फिल्में बच्चों के बचपन का नॉस्टैल्जिया बन जाती हैं, युवा लड़के लड़कियों की फैंटेसी बन जाती है, लेकिन वयस्क होने पर अपने आसपास जो समस्याएं उन्हें दिखती हैं, उनका समाधान शंकर के विजिलेंटे नायक और उनका स्ट्रीट जस्टिस कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था, ख्वाहिशों की फितरत है अधूरी रह जाना। खैर, रोबोट 3.0 में किसकी क्या ख्वाहिश अधूरी रहने वाली है, इसकी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। क्या आप जानना चाहते हो क्या है वो लिस्ट? तो हमें अपने राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आखिर कौन है ये नंदूलाला? रजनीकांत जी ने कौन सा किस्सा सुनाया जिसे सुन ठहाके मारने लगे थे अमित जी? 3.0 में क्या नजर आने वाली है ऐश्वर्या? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्रास स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। आज हम बात कर रहे हैं रोबोट 3.0 के सबसे पहले पार्ट की, जिसका एक मजेदार किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं। अब मजेदार है तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस नहीं, कोई और भी शामिल है। अब वो कौन है, इसके लिए ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों बता दूं कि 12 साल पहले रजनीकांत ऐश्वर्या राय की साथ में फिल्म आई थी जिसका नाम था रोबोट। ये फिल्म हिंदी में आई थी और फिल्म का ओरिजिनल टाइटल था एंथिरन। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान रजनीकांत ने एक किस्सा सुनाया था जिसमें उनके भाई के पड़ोस में रहने वाला एक राजस्थानी फैन इस बात से हैरान रह गया था कि ऐश्वर्या के साथ फिल्म में हीरो रजनीकांत है। जब रजनीकांत इस किस्से को सुना रहे थे तब अमिताभ बच्चन जी वहां मौजूद थे, जो रजनी की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े थे। और दोस्तों अभी हाल ही में रजनी, बिग बी और ऐश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों बता दूं कि रजनीकांत वीडियो में बता रहे हैं कि ये किस्सा बेंगलुरु का है। वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए गए थे, जहां उनके पड़ोस में एक राजस्थानी फैन रहता था। वो रजनी से मिलने आया, उसका नाम नंदूलाला था और उसकी उम्र करीब 60 साल की थी। जब उसने थलाइवा को देखा तो कहा, और रजनी क्या हाल, बाल वाल सब क्या हो गया? इस पर रजनी ने जवाब दिया, झड़ गए, छोड़ दो। इसके बाद नंदूलाल ने पूछा, अब रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हो? तब रजनी ने उनसे कहा, अभी एक पिक्चर में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस बीच फैन ने फिर पूछा कि अच्छा कौन सी फिल्म है? तब रजनीकांत ने बताया कि रोबोट। फिर उन्होंने हीरोइन के तौर पर ऐश्वर्या का नाम लिया। इसके बाद नंदूलाल बहुत खुश होकर बोले, ऐश्वर्या राय कमाल की लड़की है, फैंटास्टिक, लेकिन हीरो कौन है? तब रजनी ने जवाब दिया, मैं हूँ हीरो।
अब दोस्तों इतना सुनते ही नंदू हैरान हो गया और बोला तुम हो हीरो। इसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद और भी मजेदार घटना हुई। नंदूलाल के बच्चे भी वहां थलाइवा से मिलने आए थे। उन्होंने कहा क्या यार पापा वो ही हीरो है। 10 मिनट तक नंदूलाल वहीं रहे लेकिन कुछ बोले नहीं, बस रजनीकांत को घूरते ही रहे। जब वो वहां से चले गए तो उनकी आवाजें आई। वो आपस में कह रहे थे क्या हो गया यार ऐश्वर्या राय। पूरे वाक्य को सुनकर वहां मौजूद बिग बी और ऐश्वर्या राय हंस पड़े थे। दोस्तों बता दूं कि रजनी ने ऐश को शुक्रिया कहते हुए कहा मेरे साथ काम करने के लिए आपका धन्यवाद। खैर अब फिर रोबोट 3.0 आ रही है। माना जा रहा है एक बार फिर ऐश्वर्या राय रजनी सर के साथ नजर आ सकती है। अब नंदूलाल आप जहां भी हैं देख लो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रजनी और अमित सर को नंदलाला की बात माननी चाहिए थी? हमें कमेंट्स में अपनी राय जल्दी से। क्या इस बार अपनों से ही लड़नी पड़ेगी चिट्टी को जंग? दोस्ती वर्सेस जिद में किसकी होगी जीत? स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। डायरेक्टर शंकर की साल 2010 में आई स्काई-फाई फिल्म रोबोट ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। फिल्म में हमें रजनीकांत का डबल रोल देखने को मिला था, प्लस ऐश्वर्या की खूबसूरती। फिल्म में जब जब चिट्टी एक्टिवेट होता है हमारी एक्साइटमेंट भी 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी। इस फिल्म की सक्सेस को देखते हुए ही मेकर्स ने कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इस बार चिट्टी से ज्यादा विलन पर स्पॉटलाइट पड़ी। हो भी क्यों ना, अगर चिड़िया के लुक में विलन अक्षय कुमार होंगे तो। इस फिल्म को भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, जिसके बाद इसके तीसरे भाग की मांग होने लगी। आज हम बात करने जा रहे हैं इसी रोबोट 3.0 तमिल मूवी के बारे में। मूवी के 2 पार्ट्स के बाद अब कयास इसके तीसरे पार्ट को लेकर लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रोबोट 3.0 जल्दी आने वाली है। तो क्या है इसकी पूरी सच्चाई और क्या होगी इसकी कहानी? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार फिल्म में हमें रजनीकांत के साथ कटरीना कैफ को भी देखने मिल सकता है और हो सकता है इस बार स्टार विलन के रूप में फ्लाइंग जेट यानी टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार की जगह लेंगे। आइए अब जानते हैं कि फिल्म की कहानी क्या होगी। जी हाँ, खबरों की माने तो फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया है। इस बार पिछली फिल्म में चिट्टी के साथ दिखाए गए कुट्टी रोबोट पर पूरी कहानी बेस्ड होगी। हो सकता है कि इस बार चिट्टी रोबोट की फीमेल गर्लफ्रेंड आगे चलकर बुरी बन जाएगी और पूरी दुनिया को अपने बस में करना चाहेगी। फिर बाद में उसे रोकने और दुनिया को बचाने के लिए चिट्टी रोबोट को भेजा जाएगा। लेकिन फिर चिट्टी पर भी अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देने के इल्जाम लगने लगेंगे। इतनी वफादारी दिखाने के बावजूद लोगों के अपने प्रति इस रवैये को देखकर चिट्टी का भी मन बदलने लगता है और यही कहानी का मेन सस्पेंस होगा कि चिट्टी अपने रोबोट दोस्त का साथ देता है या पूरी दुनिया को बचाता है। खैर इसके बारे में तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म की कहानी आगे चलकर चेंज हो जाए। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी फिल्म के लिए सही है या नहीं, और क्या ये कहानी फिल्म को पहली फिल्म जितना सक्सेस दिला पाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रोबोट 3.0 से है सबको इतनी उम्मीदें, आखिर क्यों अधिकतर फ्लॉप हो जाने वाली कंसेप्ट पर बनी इस सीरीज को मिली इतनी सफलता? इंडियन स्काई-फाई फिल्मों की अलग लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे पहला और सक्सेसफुल नाम शंकर की रोबोट सीरीज का ही होगा, जिसकी 2 फिल्में रिलीज हो चुकी है और अभी भी फैंस का मन नहीं भरा है और वो सीरीज के तीसरे पार्ट की मांग कर रहे हैं। और अब तो मेकर्स ने भी रोबोट 3.0 के साथ कमबैक करने का फैसला ले लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों स्काई-फाई जैसे अधिकतर फेल हो जाने वाले कंसेप्ट पर बनी ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई? आज इसी राज से हम पर्दा उठाएंगे। 11 साल पहले रिलीज हुई शंकर की एंथ रन ने रिलीज के साथ ही इतिहास रच दिया, जिसे फिर पैन इंडिया रोबोट के नाम से रिलीज किया गया। ये हमारे देश की पहली इतनी हाई बजट स्काई-फाई फिल्म थी, जिसमें चिट्टी नाम के एक जीनियस इंसान जैसे रोबोट का आविष्कार होता है, जो इमोशंस फील कर सकता है। और इस क्रिएशन के पीछे होते हैं ग्रेट साइंटिस्ट डायरेक्टर
वसीकरण। ये मूवी इस तरह की पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग थी, जिसे सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाता था, जैसे कि कोई मिल गया, जिसमें एक्टर्स के रंग बिरंगे कपड़े, बच्चे दोस्त, चाइल्ड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए थे। तो वहीं फ्लाइंग जट की तो बात भी नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में कई मैच्योर टॉपिक को डील किया गया था। इमोशंस, लॉयल्टी जैसी सीख हमें इस फिल्म में दी गई थी। शंकर ने ये फिल्म भी तब बनाई थी जब टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होने के अंजाम डिबेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, और अपनी इसी तकनीक का उन्होंने रोबोट 2.0 में भी इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने तब बनाया जब जियो, एयरटेल, वोडाफोन के टावर्स हर 4 कदम पर मिलने लगे। उस समय मेकर्स ने अपना दाव खेला और रेडिएशन से बर्ड्स पर हो रहे सितम पर फिल्म बना डाली, और रजनीकांत के खिलाफ कास्ट भी किया तो अक्षय कुमार को, जिन्होंने अपने मेटल पंख पर ही पूरे फिल्म का भार उठा लिया। और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज पाने के बावजूद फिल्म सुपर हिट हो गई। एक बार फिर चिट्टी तैयार है दुनिया को एक और पार्ट पढ़ाने, और क्योंकि इस बार भी फिल्म शंकर की ही जिम्मेदार निगरानी में बन रही है, तो हमें कास्टिंग और वीएफएक्स की तो परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके कारण फैंस रोबोट 3.0 की सक्सेस को लेकर इतने निश्चिंत है और फिल्म की राह देख रहे हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी यह फिल्म स्काई-फाई जॉनर पर अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रख पाएगी, या फिर इस बार फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल पर रजनीकांत को मिली थी फैन से टेढ़ी नजरें। स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। थलाइवा के स्टाइल से इंडिया में कौन ही अनजान है। भले ही रजनीकांत को साउथ का सितारा माना जाता है, लेकिन बॉलीवुड में भी उन्हें कई बार गानों या डायलॉग से ट्रिब्यूट दिए जाते हैं। इतने के बावजूद अगर कोई उनसे अनजान था तो इस कमी को भी 2010 में आई शंकर की रोबोट ने पूरा कर दिया, जिसके बाद 2019 की रोबोट 2.0 में भी उनका वही स्वैग देखने को मिला। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 3.0 में भी हमें रजनीकांत का जादू देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है शंकर इस बार हमारे लिए दुगना सरप्राइज तैयार करे और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मेगा स्टार्स हमें साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आए। ये कौन है और सिर्फ इनका होना ही फिल्म को सक्सेसफुल कैसे बना सकता है, जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये कौन है इसे बताने के पहले हम आपको एक मजेदार कहानी सुनाते हैं, जो खुद रजनीकांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर की थी, जिसे सुनकर खुद अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। उन्होंने बताया कि एक बार वो बैंगलोर अपने भाई से मिलने गए थे, जहां एक राजस्थानी फैन उनसे मिलने आया। उसने थलाइवा से पूछा कि क्या वो रिटायर हो चुके हैं, जिसके जवाब में रजनीकांत ने उन्हें उनकी अपकमिंग रोबोट के बारे में बताया, और ये भी बताया कि इस फिल्म में ऐश्वर्या बच्चन भी है। जिसे सुनकर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिससे रजनी हैरान हो गए। उसने कहा, ऐश्वर्या हीरोइन? कमाल की लड़की है यार, फैंटास्टिक। तो हीरो कौन है? ये सवाल रजनी को थोड़ा अटपटा लगा, और उन्होंने जवाब में कहा कि लीड में वो है, जिससे आदमी इतना हैरान हो गया कि कुछ समय तक कुछ भी नहीं बोला और एक्टर को घूरता रहा। उसके बाद जाते वक्त रजनी ने उसे कुछ ऐसा कहते सुना जिसने पूरी ऑडियंस के चेहरे पर हंसी ला दी। वो कह रहा था, क्या हो गया ऐश्वर्या राय जी को? अभिषेक बच्चन को क्या हो गया? अमिताभ बच्चन जी को क्या हो गया? हीरोइन इसके साथ? ये कहने के बाद रजनी ने ऐश्वर्या का फिल्म में उनके साथ काम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इसके आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा कि वो उनके लिए इंस्पिरेशन, रोल मॉडल और गुरु है, और वो इन दिनों को कभी नहीं भूल सकते जब अंधा कानून, गिरफ्तार और हम के समय बिग बी ने उनका इतना ख्याल रखा था। हो सकता है कि दोनों की इसी रियल लाइफ बॉन्डिंग को शंकर अपकमिंग 3.0 में भी दिखाए। बता दें, इससे पहले अमिताभ मेगा स्टार चिरंजीवी की सायरा में भी कैमियो रोल प्ले कर चुके हैं, जो उन्हें अपने गुरु जैसा मानते हैं। तो अगर बिग बी से इस बार भी फिल्म का हिस्सा बनने की रिक्वेस्ट की गई तो वो जरूर तैयार हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमें दोनों इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और फिल्मी दुनिया 2.0 के फेलियर की वजह, आखिर क्यों रोबोट 2.0 को स्काई-फाई मानने से इनकार करते हैं क्रिटिक्स? स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। साल 2010 में अपनी एंथिरन उर्फ रोबोट से शंकर ने सबका मुंह खुला का खुला रख दिया। उस समय किसे ही पता था जादुई घड़ी और धूप मांगते फ्रेंडली एलियन से बड़ा कोई साइंटिफिक किरदार इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, वो भी इतने ग्रैंड लेवल पर।
शंकर ने वाकई गर्म लोहा देखकर हथौड़ा चलाया था, तभी तो टेक्नोलॉजी अबून और बेन पर बेस्ड ये फिल्म भी तब आई जब ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता के सवाल चरम पर थे। फिर क्या था, ऑडियंस शॉक्ड हुई और मेकर्स माला माल। इस तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ा बॉलीवुड का ये टैबू टॉपिक ही शंकर की सक्सेस का कारण बन गया। लेकिन अब इसकी दूसरी फिल्म निकलने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि यही साइंटिफिक कंसेप्ट्स इस सीरीज के फेलियर का कारण बनेंगे और रोबोट 3.0 बनने से पहले ही नकार दी जाएगी। इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दरअसल रोबोट 2.0 को कई क्रिटिक्स ने स्काई-फाई जॉनर का नाम देने के बजाय हॉरर करार कर दिया। आपको तो याद ही होगा किस तरह पक्षी राजन एक ऑर्निथोलॉजिस्ट की भटकती आत्मा का साइंटिफिक वर्जन था। अब आप कहेंगे कि इसे तो वसीकरण ने किंडियन फोटोग्राफी थ्योरी से जस्टिफाई किया था, लेकिन दरअसल सारा पंगा ही इस फ्लॉड जस्टिफिकेशन का है। बिना ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में घुसकर कहे तो दरअसल अगर किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कुछ रखा जाए तो उसकी इमेज का इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा लाइट दिखती है, जिसे वसीकरण सर ने पक्षी राजन के ऑरा का नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक मोलेक्युलर रिएक्शन के कारण होता है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई करता है। इसलिए इस पक्षी राजन की ऑरा को आप नॉर्मली उनकी आत्मा कह सकते हैं, जिसे शायद मॉडर्नाइजेशन की वजह से थोड़ी साइंटिफिक शक्तियां मिल गई है। अब सारी दिक्कतें आती हैं डिजिटलाइजेशन के कारण। पहले ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों के ही लिमिटेड सोर्सेस थे, लेकिन डिजिटाइजेशन के कारण दुनिया भर की नॉलेज फिंगर टिप्स पर है, जिसे हम फिल्मों में दिखाई थ्योरी को वेरीफाई कर सकते हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी के कारण हमारे पास एंटरटेनमेंट के भी कई चॉइसेस अवेलेबल हैं, दैट आल्सो विद सबटाइटल्स एंड डबिंग फैसिलिटीज। तो अगर हमें कोई फिल्म पसंद नहीं भी आती तो हमारे पास उस तरह की हजारों फिल्में उपलब्ध हैं और हम उसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हैं। यही कारण है कि जिस टेक्नोलॉजी के कारण रोबोट सीरीज हिट हुई है, अब वही टेक्नोलॉजी सीरीज पर सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। 2.0 तो अक्षय की एंट्री और पिछली फिल्म की गुडविल के बदौलत चल गई, लेकिन अगर शंकर ने 3.0 में इन डिटेलिंग पर काम नहीं किया तो शायद देश में इस फिल्म का जो रुतबा है वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकेगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि रोबोट 3.0 बन पाएगी और अपनी पिछली सक्सेस के किस्से दोहरा पाएगी, या फिर 2.0 ही इस सीरीज का एंड होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और 3.0 क्या शंकर ने रोबोट उफ एंथिरन की कहानी चुराई थी? स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। रोबोट और रोबोट 2.0 की सक्सेस के बाद अब हर जगह रोबोट 3.0 के चर्चे हैं कि ये फिल्म बनेगी या नहीं, इसकी कहानी क्या होगी, कास्टिंग क्या होगी, फिल्म चलेगी या नहीं। लेकिन इन सबसे बिल्कुल अलग निर्देशक शंकर तो कुछ और ही डर सता रहा होगा कि फिल्म बन पाएगी भी या नहीं, या फिर कानूनी फंदों में अटक कर इस सुपरहिट स्काई-फाई सीरीज का 2 फिल्मों के साथ ही दी एंड हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर लॉ फिल्म के बनने के आड़े क्यों आएगा, तो ये पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दरअसल डायरेक्टर शंकर पर सीरीज की पहली फिल्म रोबोट उफ एंथिरन की कहानी चुराने के इल्जाम लगाए गए हैं। राइटर अरूर तमिलनाडन ने इल्जाम लगाया है कि एंथिरन की कहानी उनकी एक शॉर्ट स्टोरी से चुराई गई है, जिसका नाम है जिगुबा। अरूर के मुताबिक ये कहानी उनकी है जो 1996 में तमिल मैगजीन इनिया उदयम में पब्लिश हुई थी। इसके बाद इसे थिक थिक दीपिका नाम का एक नॉवेल बनाकर साल 2007 में फिर पब्लिश किया गया। 2010 में जब एंथिरन हुई तो अरूर को लगा कि ये उनकी कहानी जिगुबा की कॉपी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि रोबोट उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म थी, तो अरूर ने केस फाइल किया और कहा कि मेकर्स ने उनके आइडिया से करोड़ों का मुनाफा बनाया और कॉपीराइट एक्ट का भी उल्लंघन किया है। बता दें कि अरूर ने अपनी कहानी और रोबोट फिल्म के बीच 29 कन्विंसिंग सिमिलैरिटीज भी गिनाई थी। शंकर के लॉयर का कहना था कि शंकर ने ये कहानी अरूर की जिगुबा के रिलीज से पहले सोची थी। हालांकि अरूर के वकील ने उनकी इस दलील को अरूर को मिले कलाई ममानी अवार्ड्स दिखाकर खारिज कर दिया।
इसी के साथ एग्मोर की कोर्ट ने केस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। शंकर या उनकी लीगल टीम की तरफ से कोई भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में ही कोर्ट को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा। अगर आगे भी शंकर कोर्ट से यूं ही भागते रहे तो शायद ही उनकी रोबोट 3.0 को रिलीज की इजाजत मिल सके, और अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ लीजिए कि पक्षी राजन अपने साथ चिट्टी को भी ले जाने में आखिरकार कामयाब हो ही गया। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, शंकर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। इंतजार कर रहे फैंस के लिए है बुरी खबर। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। लगता है एन किरण उर्फ रोबोट के डायरेक्टर को भी एक हमशक्ल रोबोट की जरूरत है जो उनकी जगह कोर्ट में हाजिरी लगवाए। इससे पहले हमने आपको शंकर पर लगे कॉपीराइट चुराने के इल्जाम के बारे में बताया था, जिसे नजरअंदाज करने की वजह से उनके नाम नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो चुका है। अब एक बार फिर शंकर कानूनी मामलों के चंगुल में फंस गए हैं, और बुरी खबर यह है कि इस केस के कारण रोबोट 3.0 की मेकिंग इन्फिनिटी के लिए टल सकती है। ये केस किस बारे में है और इससे अपकमिंग रोबोट फिल्म का क्या रिलेशन है, जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दरअसल इस केस का सीधा कनेक्शन है शंकर की सुपरहिट फिल्म इंडियन के अपकमिंग सीक्वल से, जिसमें कमल हसन लीड रोल प्ले करने वाले हैं। दरअसल ये फिल्म काफी समय से अवेटेड है, और लाइका प्रोडक्शंस ने इस देरी का टोकरा शंकर के कंधे डाल दिया और कोर्ट में शंकर के अपकमिंग फिल्म्स पर तब तक बैन लगाने की मांग की है जब तक कि वो इंडियन 2 कंप्लीट नहीं कर लेते। पहले तो कोर्ट ने दोनों पार्टीज को शांति से आपस में बात सुलझाने की सलाह दी थी, लेकिन अब मांग एक्सेप्ट कर ली गई है। बता दें कि शंकर के पास अब ऑलरेडी अभी 2 फिल्म्स हैं जो इस बैन के कारण टल जाएंगी। ऐसे में रोबोट 3.0 कब शुरू होगी और कब बनकर तैयार हो पाएगी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि उम्मीद की एक किरण दिखी है। शंकर ने भी कोर्ट में पिटीशन देते हुए कहा है कि इस देरी के वो जिम्मेदार नहीं है। पहले कमल हसन को मेकअप एलर्जी हो गई, उसके बाद सेट पर एक हादसा हो गया जिसके कारण 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, और उसके बाद कोरोना केसेस और लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के कारण फिल्म टलती चली गई। इसलिए इस देरी या लॉस में उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस पिटीशन के बाद कोर्ट ने केस की नई तारीख दी है। अब इस केस का फैसला क्या होगा, उसी से रोबोट 3.0 की किस्मत तय होगी। लगता है भले ही रोबोट फिल्म विलन चिट्टी और पक्षी राजन के गुस्से से बच गई, लेकिन लॉ के सामने इसे भी घुटने टेकने पड़ेंगे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इन सभी मुसीबतों को पार कर रोबोट 3.0 बन पाएगी, और क्या इसे भी वही रिस्पांस मिलेगा जो उसके प्रेडेसेसर्स को मिला। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पाया था क्रोमैन का रोल, क्यों रोबोट 3.0 में नहीं हो सकती हॉलीवुड के किस एक्टर की कास्टिंग। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रोबोट और रोबोट 2.0 शंकर की इन दोनों ही फिल्मों में हमें हॉलीवुड लेवल की सिनेमेटोग्राफी और वर्चुअल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। पहली बार में तो ये गेस कर पाना भी मुश्किल था कि ये इंडियन फिल्म है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोबोट 2.0 में हॉलीवुड लेवल की सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ हॉलीवुड कास्टिंग भी होने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आखिर क्यों इस हॉलीवुड स्टार ने कर दिया था फिल्म में काम करने से मना, और आखिर क्यों इस हिस्ट्री को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें कभी भी रोबोट सीरीज में बाहर के सितारे देखने को नहीं मिलेंगे। इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर ऑडियंस से रोबोट 2.0 को एक नाम में डिफाइन करने को कहा जाए तो अधिकतर लोग का जवाब अक्षय कुमार या फिर उनका पक्षी राजन कैरेक्टर होगा, क्योंकि वाकई फिल्म में अपनी एक्टिंग और लुक से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वह इस रोल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे तो जी हाँ, दरअसल हॉलीवुड के दर्जे की इस फिल्म के विलेन के लिए शंकर ने एक
हॉलीवुड शक्ल को चुना था, द फेमस एनोल्ड श्रीवास्तव। सब कुछ लगभग तय था, लेकिन ऐन मौके पर किन्हीं कारणों से बात नहीं बन सकी और कहानी में अक्षय की एंट्री हो गई। वो उस समय काठी के रीमेक को लेकर लाइसा प्रोडक्शन के साथ डीलिंग कर रहे थे। सबने रोल के लिए उन्हें रेकमेंड किया। शंकर को भी इस किरदार के लिए वो परफेक्ट लगे। फिर क्या, बन गए हमारे खिलाड़ी कुमार क्रो कुमार। लेकिन इस इंसिडेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि रोबोट 3.0 में भी हमें कोई हॉलीवुड स्टार देखने को नहीं मिल सकेगा। इस बात का प्रूफ है वो कारण जो डायरेक्टर शंकर और एक्टर एनोल्ड ने दिए। शंकर की माने तो एनोल्ड के इस फिल्म का हिस्सा न बन पाने का कारण था बॉलीवुड और हॉलीवुड के कॉन्ट्राडिक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनोल्ड ने इस फिल्म को इसलिए ना कर दिया क्योंकि वो हॉलीवुड लेवल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें एक क्लॉज क्लियरली मेंशन होता है। हालांकि आप तो जानते ही हैं कि बॉलीवुड कॉन्ट्रैक्ट्स में पत्थर की लकीर जैसा कुछ नहीं होता, और यही कारण है कि एनोल्ड ने फिल्म को अलविदा कह दिया। अब जाहिर है दोनों इंडस्ट्रीज के बीच ये डिफरेंसेस तो हमेशा ही रहेंगे, और यही कारण है कि हम रोबोट 3.0 में भी किसी हॉलीवुड एक्टर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से क्या रोबोट सीरीज में किसी हॉलीवुड सितारे का न हो पाना फिल्म के लिए बड़ा लॉस है, या फिर हमारे एक्टर्स ही इन किरदारों को लेजेंडरी बनाने के लिए काफी है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों जानने के लिए हमारे किन फिल्मों के लेवल पर पहुंच पाना नहीं होगा रोबोट 3.0 के लिए इतना आसान। क्या एंथीरन से पहले भी बन चुकी हैं साउथ इंडिया में माइंड ब्लोइंग साई-फाई फिल्में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को तो जैसे एक्शन फिल्मों में अलग ही सिद्धि मिली हुई है, और इस बात को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि साई-फाई जैसे प्रोफेशनल जॉनर में भी साउथ इंडियन इंडस्ट्री को ही अपर हैंड हासिल है। आप सबको जरूर लगता होगा कि साउथ की केवल एंथीरन उर्फ रोबोट ने ही यह ओहदा हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंकर की रोबोट सीरीज के अलावा भी इंडस्ट्री में कई चौंका देने वाली साई-फाई फिल्में बनी हैं, और अब डिजिटाइजेशन के कारण ये सारी फिल्में फैंस के मनचाहे भाषाओं में अवेलेबल हैं। इससे पहले तो हमें पहली बार इतने बड़े स्टेज पर इस जॉनर की फिल्में देखने को मिली थी, जो काफी हद तक इसके सक्सेस का भी कारण थी। लेकिन क्या अब इस लैंग्वेज बैरियर के हटने के बाद सीरीज की अपकमिंग रोबोट 3.0 इन फिल्मों के आगे निकल पाएगी? इसी पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी हैं ये फिल्में। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। इस लिस्ट में पहला नाम है फिल्म हू का, जिसमें शाइन टॉम चाको, श्रुति मेनन और प्योरले माने ने मेन लीड प्ले किया है। यह फिल्म अजय देवगन के निर्देशन में बनी है। इसकी कहानी एक फिक्शनल घाटी में हो रही अजीब और भयानक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके रहस्य को सॉल्व कर पाने के लिए सपनों को सुलझाना जरूरी है। इस लिस्ट में अगला नाम है मलयालम फिल्म एंड्रॉइड कुंजापन वर्जन 5.25 का। ये अपने आप में ही एक अनोखी कॉमेडी साई-फाई ड्रामा फिल्म थी, जिसमें कुंजापन नाम का एक रोबोट एक बूढ़े आदमी की देखरेख की जिम्मेदारी उठाता है, जब काम की वजह से उस आदमी के बेटे को अब्रॉड जाना पड़ता है। फिल्म की कहानी इंग्लिश फिल्म रोबोट एंड फ्रैंक से ली गई है, और रतीश बालकृष्णन पोडुवल ने मूवी का निर्देशन किया है। लिस्ट में तीसरा नाम है दिमाग को हिला कर रख देने वाली कन्नड़ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म लूसिया का। ये इंडियन ऑडियंस के लिए एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस एक कहानी में ही हमें दो स्टोरी लाइंस दिखाई गई हैं। दरअसल पवन कुमार द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में लूसिया नाम की एक दवाई के कारण ऑल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण हकीकत और सपने में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्यों, आई ना इंसेप्शन की याद? जी हाँ, ऐसी फिल्में हमारी इंडस्ट्री में भी हैं। यही कारण है कि अब रोबोट के लिए लोगों के दिल जीत पाना इतना आसान नहीं होगा, और शंकर को भी अपने लेवल को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। वैसे अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है तो इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीग्रैड 3.0 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। रोबोट 3.0 वह फिल्म है जिसकी जनता 2.0 के रिलीज होने के बाद से ही आस लगाए बैठी है। इस फिल्म में एक बार फिर नए मॉडिफिकेशन के साथ देश का मोस्ट लव्ड रोबोट चिट्टी दुनिया को बचाते नजर आएगा।
हालांकि फिलहाल तो शायद चिट्ठी और उनके फिल्म में खतरे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको हमारा वीडियो एंड तक देखना होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से इस सुपरहिट साइंस फिक्शन सीरीज के डायरेक्टर शंकर एक नहीं बल्कि कई केसेस से जूझ रहे हैं। एक तो राइटर अरुण के साथ उनका प्लेगरिज्म केस, जिसमें उन पर राइटर की स्टोरी चुराकर प्रॉफिट्स कमाने के इल्जाम लगे हैं, और दूसरा है लाइका प्रोडक्शन के साथ उनका ऑल अदर फिल्म बैंड केसेस, जिसके अकॉर्डिंग लाइका प्रोडक्शन के हिसाब से उनकी अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 फिल्म के बनने में देरी की वजह से शंकर है, इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक शंकर यह फिल्म को खत्म ना करे तब तक वह किसी भी और फिल्म में काम ना करे। यह दोनों ही केसेस रोबोट 3.0 की शूटिंग को इन्फिनिटी तक टालने के लिए काफी थी, लेकिन अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अब फिल्म के मेन लीड हमारे रजनीकांत भी मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल कोरोना के सेकेंड वेव से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए सितारों ने अलग अलग दर्जे पर कंट्रीब्यूशन करके मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। ऐसे में हाल ही में रजनीकांत भी इस मुहिम का हिस्सा बने और उन्होंने इस कॉज के लिए 50 लाख रुपए डोनेट किए। हालांकि ये डोनेशन लोगों को काफी खुश करने के लिए काफी था, लेकिन रजनी सर के इस कंट्रीब्यूशन के बाद कई लोगों ने उन पर सवाल उठाना और उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि सिर्फ इतना ही डोनेशन क्यों। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि एक्टर के तरफ उठ रहा उनका गुस्सा जल्द ही शांत हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई फिल्मों को फैंस के गुस्से के बलि चढ़ते हुए देखा है, जैसे कि आदित्य रॉय कपूर, आलिया भट्ट और संजय दत्त स्टारर सड़क 2 और मेघना गुलजार डायरेक्टेड दीपिका पादुकोण की छपाक, जिससे जाहिर है कि कोई भी यह नहीं चाहेगा। क्या हो सकता है अपकमिंग फिल्म रोबोट 3.0 का सब्जेक्ट मैटर? क्यों रोबोट 2.0 के सक्सेस के बाद मेकर्स और एक्टर्स को बैंक के बजाय कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म रोबोट 3.0 के बारे में। दोस्तों, इस पिक्चर के लिए तमाम ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। वेल, उनका एक्साइटेड होना बनता भी है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब रोबोट का पहला पार्ट रिलीज हुआ था तो उसमें जो इंडियन ऑडियंस को हॉलीवुड टेक्सचर देखने को मिला वो काफी लाजवाब था अपने आप में। एक बेहतरीन कहानी और एक बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से सजा था रोबोट का पहला पार्ट, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया और इसी वजह से इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द ही आया, जिसका नाम था रोबोट 2.0। दोस्तों, रोबोट 2.0 का तो ट्रेलर ही इतना फेमस हो गया था कि दर्शक इसके लिए पागल हो गए थे। अब आने वाले दिनों में रोबोट 3.0 भी रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके मेकिंग से पहले ही इस पर काफी डीले चल रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी डीले का कारण आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब रोबोट का पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ तो इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुए थे, और इसी का निपटारा करने के लिए फिलहाल फिल्म के डायरेक्टर शंकर इसके कंट्रोवर्सी के सीन में कोर्ट केसेस में व्यस्त चल रहे हैं, जिस वजह से रोबोट 3.0 के मेकिंग में डीले हो रही है। आने वाले दिनों में इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रोबोट 3.0 की शूटिंग कब से स्टार्ट होती है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि रोबोट 3.0 के लिए शंकर को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने बेंचमार्क अपने लिए सेट कर लिया है रोबोट फर्स्ट पार्ट और रोबोट के सेकेंड पार्ट में ही। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रोबोट 2.0 इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसके लिए डायरेक्टर शंकर और रजनीकांत को कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या था पूरा मामला, मैं अभी आपको आगे समझाने वाली हूँ। दरअसल इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक सीन किया था जिसमें उन्होंने मोबाइल टावर को पक्षियों की मौत का जिम्मेदार बताया था। फिर क्या था, सभी मोबाइल कंपनी वालों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने फिल्म के मेकर्स पर केस फाइल कर दिया। सेलुलर ऑपरेटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन लेटर लिखा इंडियन मिनिस्ट्री को, ये कहते हुए कि इस फिल्म में एंटी साइंटिफिक चीजों को प्रमोट किया गया है
वेल दोस्तों, इसके बाद फिल्म पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई और फिल्म पर केस फाइल भी हुआ। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, रोबोट 2.0 रिलीज हुआ, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तो इस पिक्चर ने कमाल किया ही, इसी के साथ क्रिटिक्स और ऑडियंस को भी काफी पसंद आई। इसी के साथ प्रोवाइडर्स को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जायज सी बात है, अब एक पिक्चर के लिए कोई फोन जैसी जरूरतमंद चीज थोड़ी बॉयकॉट कर सकता है, वो भी आजकल की दुनिया में जब फोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसी वजह से फिलहाल रोबोट 3.0 के मेकिंग में डीले चल रही है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर साथ ही रजनीकांत भी कोर्ट केसेस में व्यस्त हैं। इसी के साथ फिल्म के डायरेक्टर शंकर का कहना है कि वो रोबोट 3.0 के लिए उन्हीं टॉपिक्स पर फिल्म बनाना चाहते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं। लाइवा, क्या अभी भी रोबोट 3.0 का हिस्सा बनेंगे रजनी? स्वागत करते हैं आप जुड़ी। क्यों फिर से गिरा डायरेक्टर शंकर पर दुखों का पहाड़? क्यों इस साल रोबोट 3.0 का नहीं बनना है माना जा रहा फिल्म के फेवर में? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। शंकर बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, वो शख्सियत जिसके भले ही नाम से आप वाकिफ ना हो, लेकिन उनके काम को इंडिया का बच्चा बच्चा पहचानता है। और ये नाम वर्ल्ड लेवल पर गूंजने लगा जब शंकर ने अपनी रोबोट उर्फ इम्तियान लोगों के सामने पेश की, इंडिया की पहली बिग बजट साइंस फिक्शन फिल्म। उसके बाद फिल्म के सीक्वल ने भी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी और अब इसके टीजर पार्ट के भी इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, जिसका हिंट खुद डायरेक्टर ने दिया था 2.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास इसके लिए आइडिया जरूर है और अगर इस आइडिया को एक कहानी मिल गई तो रोबोट 3.0 जल्द आएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये साल नायक इंडियन रोबोट सीरीज जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने वाले शंकर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। उनके नाम पर वेलेबल वारंट जारी कर दिया गया। फिर लाइका प्रोडक्शंस ने भी शंकर पर अपने नुकसान का इल्जाम लगाते हुए उनकी सभी अपकमिंग फिल्मों पर रोक लगाने की मांग की और कुछ ही दिनों पहले उनके क्लोज फ्रेंड डायरेक्टर थमीरा की भी कोरोना के कारण डेथ हो गई। हाल ही में उनकी मां एस मुतलकश्मी की मौत हो गई। वो 88 साल की थी और उम्र की तकलीफों से ही उनका देहांत हुआ। कल डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने ट्वीट कर इस खबर पर शंकर के साथ सहानुभूति जताई। शंकर पर टूटे इसी मुसीबतों के पहाड़ को चलते देख उनके डाई हार्ड फैंस को रोबोट 3.0 की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे, खुद ही फिल्म के डिले को सपोर्ट करने लगे। ऐसा करने के दो कारण थे। पहला, जो डायरेक्टर की मेंटल हेल्थ को शायद अभी किसी नए आइडिया की इज्जत करने की कैपेबल नहीं है, और दूसरा कारण है इस साल उनके हिस्से में आई बुरी किस्मत, जिसके कारण 2021 की शुरुआत से ही शंकर क्या अपने ही द्वारा सेट किए गए मार्ग को रोबोट 3.0 से पार करा पाएंगे शंकर? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोबोट 3.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ऑडियंस रोबोट 2.0 से भी पहले से रोबोट 3.0 का इंतजार कर रही है। जी हाँ, जब रोबोट 2.0 का प्रमोशन चल रहा था तो उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर डायरेक्टर शंकर ने इस बारे में जानकारी दी कि उनके मन में ऑलरेडी रोबोट 3.0 के लिए काफी आइडियाज हैं, बस उनको आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करने की देरी है। अब आने वाले दिनों में रोबोट 3.0 भी जल्द ही बनने वाली है, तो जायज सी बात है दर्शक इसके लिए एक्साइटेड तो होंगे ही। दोस्तों, हर डायरेक्टर की एक ख्वाहिश जरूर होती है कि उनके बनाए गए पिक्चर से ऑडियंस उनको याद करे। अब अगर हम देवदास की चर्चा करें या फिर हम दिल दे चुके सनम, तो हमारे मन में एक नाम आता है, वो है संजय लीला भंसाली, क्योंकि इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था उन्होंने ही। अगर हम बाहुबली के बारे में सोचते हैं तो हम राजमौली को याद करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे मन में जब भी रोबोट का ख्याल आता है तो हम डायरेक्टर शंकर को याद करते हैं। आपको बता दूं, शंकर साउथ के तो एक फेमस डायरेक्टर हैं ही, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के भी कई फिल्मों में अपना हाथ बढ़ाया है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं फिल्मों के बारे में कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं अनिल कपूर की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्मों में से एक नायक से।
जी हाँ, इस फिल्म में अनिल कपूर ने एक दिन के चीफ मिनिस्टर का किरदार निभाया था। आप सभी ने ये फिल्म तो देखी ही होगी। दोस्तों, इस फिल्म में परेश रावल, रानी मुखर्जी और साथ ही हमारे कुछ तो गड़बड़ है दया वाले एसीपी प्रद्युमन भी दिखाई दिए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नायक को डायरेक्ट किया था शंकर ने। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शंकर ने ना सिर्फ साउथ की फिल्मों को बल्कि कई बॉलीवुड की फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। नायक पिक्चर तो कितनी पॉपुलर हुई थी ये हम सभी को पता है। वक्त बदल गया लेकिन लोग आज भी नायक फिल्म को देखना पसंद करते हैं। आज की हमारी लिस्ट में सेकंड फिल्म वो है जिसने रजनीकांत को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। जी हाँ, इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है, चाहे वो इसके एक्शन सीन्स हो या फिर थ्रिलिंग ड्रामा या फिर इसकी डायलॉग डिलीवरी या फिर रोमांस का प्रेजेंटेशन, सब कुछ एकदम लाजवाब था। हम बात कर रहे हैं शिवाजी द बॉस की। वैसे तो ये फिल्म टॉलीवुड की है लेकिन बॉलीवुड में भी दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। दोस्तों, आपको शिवाजी का वो कॉइन स्टंट तो याद ही होगा। मैं आपको बता दूं, शिवाजी द बॉस को भी शंकर ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों, इन तमाम फिल्मों से आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि शंकर ना सिर्फ टॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी इतने पॉपुलर क्यों हैं। शंकर केवल वो नहीं है जिन्होंने रोबोट बनाई, बल्कि कई दूसरी फिल्मों को भी बनाया है जो दर्शकों को आई थी काफी पसंद, जिसमें से ये तमाम फिल्म भी शामिल है। दोस्तों, आने वाले दिनों में डायरेक्टर शंकर की रोबोट 3.0 भी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए निश्चित तौर पर उनके तमाम फैंस तो बहुत एक्साइटेड हैं ही, साथ ही वो खुद इस फिल्म के लिए बहुत नर्वस हैं क्योंकि उनको अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड और बेंचमार्क एक नया सेट करना होगा रोबोट 3.0 के जरिए। शंकर ने 2.0 के दौरान इस बारे में जानकारी दे दी थी कि उनके मन में काफी आइडियाज है रोबोट 3.0 को लेकर, बस उसे इम्प्लीमेंट करना बाकी है। जैसे ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रोबोट 3.0 पर भी काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी तो बहुत एक्साइटेड हैं रोबोट 3.0 को लेकर और हम यही उम्मीद करते हैं कि शंकर की बाकी फिल्मों की जैसे ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करे। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस अपकमिंग फिल्म रोबोट 3.0 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा का ये बड़ा नाम क्यों इस मीटिंग को रोबोट 3.0 से कनेक्ट किया जा रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। दोस्तों, अभी तक रोबोट 3.0 की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है लेकिन फैंस इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उनका एक्साइटेड होने का कारण है रजनीकांत और शंकर। जी हाँ, दो प्रोमिनेंट लीडर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हैं तो फैंस का एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ेगा ही। दोस्तों, रजनीकांत फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जिन्होंने ना सिर्फ साउथ की इंडस्ट्री में बल्कि पूरे देश में अपना एक अलग पहचान, अपना एक अलग रुतबा बनाया है फैंस के बीच। लोग उन्हें भगवान के जैसे पूजते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें डायरेक्टर शंकर की, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बताया कि साइंटिफिक फिल्म का मतलब क्या होता है। वेल दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी को अगर एक पिक्चर के लिए साथ ले आया जाए तो कैसा होगा। हमने रोबोट में तो देख लिया, अब आने वाले दिनों में रोबोट 3.0 भी रिलीज होने वाली है, तो हम इस धाकड़ जोड़ी को एक बार फिर से देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीते दिनों रजनीकांत के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर काफी फेमस और वायरल हो रहे थे। जी हाँ, मोहन बाबू के साथ उनकी ली गई पिक्चर काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रजनीकांत ने अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म कर मोहन बाबू के घर में 2 दिन का वक्त बिताया था हैदराबाद में। इसके बाद दोनों ने फोटो खिंचवाई थी जिसे मोहन बाबू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया और अपलोड के साथ ही फैंस के बीच ये चर्चा होने लगी कि क्या मोहन बाबू भी अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी रोबोट 3.0 में नजर आ सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, मोहन बाबू साउथ इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर और साथ ही मशहूर प्रोड्यूसर हैं। तो उनका अगर रोबोट 3.0 के साथ जुड़ाव हो जाए तो ये फिल्म के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं रोबोट 3.0 एक हाई बजट की मेगा फिल्म होने वाली है। इसमें जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे फिल्म को उतना ही प्रॉफिट भी मिलेगा। अक्सर ही मोहन बाबू अपने प्रोजेक्ट में थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा और साथ ही साइंटिफिक फिल्मों पर ज्यादा काम करते हैं। रोबोट पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड सीरीज है जिसका फैंस के बीच काफी क्रेज है, तो मोहन बाबू के लिए भी ये एक रिस्क नहीं होगा, उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट फायदेमंद ही साबित होने वाला है। अब मोहन बाबू फिल्म से जुड़ते हैं या नहीं ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जब फिल्म की ऑफिशियल यूनिट इस बारे में अपनी अनाउंसमेंट करेगी। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप रोबोट 3.0 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल। एक्सपीरियंस को रोबोट 3.0 में अपनी ताकत बना पाएंगे डायरेक्टर शंकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रोबोट 3.0 वो फिल्म है जिसकी सिर्फ अनाउंसमेंट ही सभी अपकमिंग फिल्म्स को टक्कर देने के लिए काफी है, क्योंकि इस फिल्म को ऑलरेडी रोबोट सीरीज की सक्सेस का सहारा है और सेलिंग पॉइंट के तौर पर सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर शंकर और सुपरस्टार थलाइवा तो है ही। लेकिन इसके बावजूद भी अपकमिंग रोबोट 3.0 में शंकर को किस पॉइंट पर फोकस करने की जरूरत है और हम इस फैक्टर को लेकर इतने श्योर कैसे हैं, जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। भले ही 2.0 ने रोबोट से ज्यादा कमाई की थी, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि पहली फिल्म को ज्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि शंकर अपनी पहली फिल्म रोबोट से सीख ले। अब पहली फिल्म में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए हमने लोगों से फर्स्ट रोबोट के उनके फेवरेट सीन्स के बारे में बताने के लिए कहा। तो आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम और जानेंगे फिल्म की सफलता का रहस्य और उठाएंगे इस पर से पर्दा। सबसे ज्यादा वोट्स तो जाहिर सी बात है फिल्म के क्लाइमैक्स को मिले, जिसमें शंकर ने कमाल के वीएफएक्स यूज करके दर्शकों को हैरान ही कर दिया। उसके बाद रजनीकांत की एक्टिंग ने सबको रोने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरे नंबर पर आता है रोबोट का किया हुआ पहला काम, जिसमें वो एक बिल्डिंग से लड़की को बचाता है। हालांकि शर्म के कारण लड़की सुसाइड कर लेती है और ये अपलॉज का सीन ट्रेजेडी में बदल जाता है। इसके बाद वो सीन जब चिट्टी वापस जिंदा होकर सना को मंडप से भगाने आता है। उस समय भले ही सना के लिए हमें बुरा लग रहा था, लेकिन चिट्टी का स्वैग उस समय अलग ही होता है। और सबसे स्पेशल बात कि इस फिल्म में ऐसी कोई भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं यूज की गई है जिसे कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर सके। इस तरह शंकर ने इस फिल्म का कई मसालों के मिक्सचर को बैलेंस रखते हुए इतना अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया। साइंस से लेकर थ्रिलर तक, रोमांस से लेकर एक्शन तक फिल्म में सब देखने को मिला। सबसे बड़ी बात, फिल्म में एक बिलीवेबल कहानी थी और फिल्म के किरदार से शुरुआत करने वाला ये सितारा बना देश का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो। क्यों रजनीकांत के जीवन में खास जगह रखती है रोबोट सीरीज। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रोबोट का वो सीन तो आपको याद ही होगा जब रोबोट आग लगी बिल्डिंग से सबको बचाता है, या फिर जब वो सना को गुंडों से बचाता है। उस समय सबके दिलों में एक ही बात आई थी कि काश हमारे पास भी चिट्टी होता। उसके बाद रोबोट 2.0 में भी हमारे इस एआई सुपर हीरो ने पक्षी राजन से दुनिया को बचाया, और अब फिर एक बार रोबोट 3.0 में चिट्टी अपनी यही ड्यूटी निभाने लौटने वाला है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि रजनीकांत का ये किरदार इंडिया का मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो है, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके दिलों को लुभाता है। इस सुपर हीरो की कहानी तो हमें पता है, लेकिन इसके चेहरे यानी रजनीकांत सर की कहानी क्या है, वो इतने बड़े स्टार कैसे बने, इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको रजनी सर के अंदर ये एक्टिंग का कीड़ा आया कैसे, ये कहानी बताई थी।
आज हम बताएंगे कि एक डेब्यू एक्टर पूरे एशिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर की लिस्ट में कैसे शामिल हो गए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बालचंदर ने रजनी सर को अपनी फिल्म ऑफर की, मानो उन्होंने फॉर्च्यून टेलिंग सीख रखी हो, क्योंकि उन्होंने उसी समय कह दिया था कि इस लड़के की आंखों में आग है, देखना एक दिन ये तमिलनाडु में तूफान लाएगा। उनके करियर की शुरुआत एंटी हीरो रोल से हुई और फिर वो डायरेक्टर्स के बीच विलेन के किरदार के लिए ही पॉपुलर हो गए। इसके बाद उन्होंने कुछ नया आजमाने की सोची और अरेले रुंतु अरबत्तु वरई फिल्म में वो एक ऐसे हीरो बने जो अपने भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ देता है। उन्हें लगा था कि एक विलेन का इमोशनल हीरो बनना ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये फिल्म हिट हुई और रजनीकांत फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो गए। इसी बीच डायरेक्टर जे महेंद्रन की फिल्म मुल्लुम मलरुम आई, जिसने रजनीकांत को पूरी तरह एक एक्टर के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया। एक एक्टर के रूप में रजनीकांत की सबसे बड़ी खासियत है कि उनका स्टाइल, सेंस ऑफ ह्यूमर और उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग। जिस तरह अमिताभ बच्चन अपने शराबी एक्ट के लिए मशहूर हैं, वैसे ही रजनीकांत अपनी सिग्नेचर स्टाइल के लिए मशहूर है, जिसे वो कई बार दोहराते भी हैं। उनका ये स्टाइल हमें रोबोट में भी देखने को मिलता है, बस थोड़े रोबोटिक अंदाज में। एक बार फिर रोबोट 3.0 में वो दर्शकों का ये फेवरेट किरदार निभाने के लिए तैयार है। विलन, हीरो, सेवियर, अपने सारे रूप तो ये रोबोट पहले ही दिखा चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोबोट 3.0 में हमें इस मनचले रोबोट के कौन से नए अंदाज देखने को मिलते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और डायरेक्टर शंकर ने इस फिल्म सीरीज के ऊपर काफी मेहनत की है, स्पेशली अपने फिल्म के लीड कैरेक्टर चिट्टी के ऊपर। डॉक्टर वसीकरन ने चिट्टी को बनाया था और उसे एक मल्टीपर्पज रोबोट के तौर पर डिजाइन किया, जिससे वो आर्मी में बैटल्स के दौरान भी हेल्प कर सके। रोबोट फिल्म में चिट्टी जब भी किसी के भी सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता था तो वो हमेशा एक ही चीज कहता था कि हाय, आई एम चिट्टी, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट। ये एक बहुत ही छोटी डिटेल दी गई है डायरेक्टर शंकर द्वारा, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही गहरी और वेल स्टडीड डिटेल दी गई है इस चीज के अंदर। जैसे कि चिट्टी ने फिल्म में खुद ही बताया था कि उनकी स्पीड है 1 टेराहर्ट्ज और 2010 में ऐसी स्पीड उपलब्ध तक नहीं थी। इस चीज को डायरेक्टर शंकर ने काफी स्टडीज के बाद इस फिल्म में ऐड किया था। 1 टेराहर्ट्ज स्पीड आज के जमाने में 5G स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा तेज स्पीड है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त 3G स्पीड भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, उस समय में इतनी शानदार डिटेलिंग के लिए डायरेक्टर शंकर की काफी तारीफ करनी चाहिए। 1 टेराहर्ट्ज की कम्युनिकेशन स्पीड होती है 105 गीगाबिट्स पर सेकेंड, वो भी 290 गीगाहर्ट्ज से लेकर 315 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि एक बहुत ही तेज रफ्तार है। जैसे कि ऊपर ही बताया कि 5G से भी 10 गुना ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड है 1 टेराहर्ट्ज, और उस स्पीड से चिट्टी के अंदर का नेटवर्क काम करता था, जिस वजह से वो मल्टीटास्किंग में एक एक्सपर्ट रोबोट था। वही चिट्टी की मेमोरी है 1 ज़ेटाबाइट, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 10⁻21 बाइट्स, और आगे भी एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि चिट्टी के पास ना सिर्फ बहुत तेज इंटरनेट स्पीड थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी थी, जिस वजह से वो एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर था, और वसीकरण की ये एक नायाब इन्वेंशन भी। तो आपके चिट्टी रोबोट के बारे में और रोबोटिक कंसेप्ट के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। अब अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को। तो ह्यूमन लुक देने में सबसे बड़ा हाथ जाता है इस मूवी के पीछे काम कर रहे बिहाइंड द कैमरा यानी कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स की। अगर हम बात करें मूवी के इतने हिट होने की, तो सभी लोगों का इस बात में एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या होगा इस बार इन ह्यूमन लुकिंग कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम।
जी हाँ दोस्तों, इतने बेहतरीन तरीके से इन कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन किया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि वह रजनीकांत असल में है। ऐसा लगता है कि हम लोग सच में ही चिट्टी या फिर वासीग्रहण को ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, जो कि दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। तो आइए आज इन दोनों कैरेक्टर्स के असली राज के बारे में से पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और इतना ज़्यादा लिविंग दिखाने में सबसे बड़ा हाथ है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही पक्षीराजन के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग मेजर फैक्टर की इस मूवी के। तो दोस्तों, इस सारी कॉस्ट्यूम्स के पीछे हाथ जाता है रॉकी भाई का। जी हाँ दोस्तों, रॉकी भाई एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाले कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। ओह, आपको क्या लगा था कि हम KGF के रॉकी के बारे में बात करेंगे? जी नहीं दोस्तों, आज हम रियल लाइफ रॉकी नहीं बल्कि रियल लाइफ रॉकी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिना कैमरे के सामने आए बिहाइंड द कैमरा सारी मेहनत करके इस मूवी को इतनी मेजर सक्सेस दिलाने में, यानी कि कैमरे के पीछे काम कर रहे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की। रॉकी स्टार ने बताया कि उन्होंने रोबो 2.0 की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने में ऑलमोस्ट 2.5 साल लगा दिए, जो कि कोई कम बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी क्लैरिफाई करके कही कि रोबो 2.0 में अक्षय के लास्ट सीन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने ये चीज़ को मेक श्योर किया है कि कोई भी कॉस्ट्यूम एक्स्ट्रावेगेंट या फिर अननेसेसरी ना शो हो, और ये टैलेंट किसी हॉलीवुड या किसी बाहर देश से कॉपी किया हुआ नहीं बल्कि इंडिया का खुद का है, जो कि एक ऐसी जगह है जो कि टैलेंट की खदान है। जितना काम में लो उतना ज़्यादा और बढ़ती जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि अक्षय की लास्ट सीन के कॉस्ट्यूम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और उनके 5-6 कॉपीज़ तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी। उसके बाद जो कॉपी फाइनल हुई उसके भी उनको 3-4 कॉपीज़ बनानी पड़ी ताकि कोई भी लूप होल या गलती की गुंजाइश ना रह जाए। तो देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक कॉस्ट्यूम के पीछे। उन्होंने ये भी बताया कि इतना ज़्यादा काम होता था कि अक्षय कुमार की लास्ट इन बैंड की शिफ्ट के लिए उनको सुबह 5 बजे से पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता था, और अक्षय कुमार के हेयर, मेकअप और कॉस्ट्यूम की फिटिंग एंड ऑल में ही कम से कम 5 घंटे लग जाते थे। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑन स्क्रीन बैठकर, टीवी के सामने बैठकर कमियां निकालना और बहुत ज़्यादा तारीफ करना या फिर कुछ भी बताना बहुत आसान है। बेसिकली जजमेंटल होना तो आसान है, लेकिन उसके पीछे लगी हुई मेहनत का हमको कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो दोस्तों, आपकी इस मूवी के कॉस्ट्यूम में रजनीकांत के वर्क को देखकर उन्होंने क्या कहा? स्वागत है आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। रोबो 3.0 की खबरें आग पकड़ रही है और फिल्म से जुड़ी हर अपडेट को जंगल की आग जैसा ही रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म की कास्टिंग, डायरेक्टर से लेकर DOP या फिर किसी भी क्रू मेंबर से जुड़ी हो, कोई भी खबर आग नहीं होती। जाहिर है क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी खास कि फैंस तो क्या सेलिब्रिटीज भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने भी फिल्म, डायरेक्टर और एक्टर की तारीफों के फूल बांध रहे हैं। इस इंटरनेशनल फिल्म से इंस्पायर्ड और अट्रैक्टेड लिस्ट में एक और बड़ा नाम शुमार हो गया है। ये कौन है और इन्होंने क्या कहा, जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे पहले भी हम आपको अपने एक वीडियो में एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर जो रूसो के फिल्म रोबोट को लेकर बयान का खुलासा कर चुके हैं। अब जहां मार्वल हो उससे DC कितना समय दूर रह सकते हैं, तो अब DC के वेरी पॉपुलर सुपर रिच कैरेक्टर बैटमैन की फिल्म बैटमैन रिटर्न्स में एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम कर चुकी मैरी ई वोगेट ने 2.0 फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस बयां किया है। दरअसल मैरी ने रोबोट सीरीज के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। हालांकि अक्षय का कॉस्ट्यूम उनका डिपार्टमेंट नहीं था। डायरेक्टर शंकर के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को बयां करते हुए उन्होंने बताया कि शंकर के बोल्ड अनप्रॉमिसिंग विजन से वो हमेशा इंस्पायर्ड होती हैं। शंकर कुछ नया करने से कभी डरते नहीं हैं और कैसी भी सिचुएशन हो वो हार नहीं मानते और अपनी सोच को किसी भी कीमत पर रियलिटी में बदल कर दिखाते हैं।
वो बहुत क्रिएटिव और खासकर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज उन्हें बेहद पसंद है। अपनी सोच को वो काफी क्लियर शब्दों में पेश करते हैं, जिससे मुझे मेरे हिस्से का काम करने में आसानी होती है। रजनीकांत सर के साथ काम करने के बारे में भी उन्होंने कहा कि चिट्टी का वो सूट जो उन्हें हीरोइक और स्ट्रॉन्ग दिखाता है, उसे कैरी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन रजनी सर की डेडिकेशन के कारण ये भी पॉसिबल हो गया। अपनी अगली वीडियो में फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से जुड़े कुछ और हैरान करने वाले फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने जो रूसो वाला हमारा वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को